दलाई लामा, क्रिस्टोफर गिब, वन एंड ओनली ऑडियो बुक्स। हंसमुख बुद्ध। क्या आपकी राय में बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है? 1988 में लंदन में एक वार्ता के दौरान एक श्रोता ने दलाई लामा से पूछा था। दलाई लामा ने हंसते हुए जवाब दिया था कि दलाई लामा के विचारों में तो बौद्ध धर्म ही सर्वोत्तम है, लेकिन यह सिर्फ उनके लिए सर्वोत्तम है। अन्य दूसरों के लिए कुछ और भी सर्वोत्तम हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा हंसाते रहते हैं और प्रसन्नचित्त बनाए रखते हैं, सिर्फ अपने लतीफों से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदादिली से भी। उक्त गोष्ठी के दौरान जब किसी ने उनसे बौद्ध दर्शन के बारे में एक अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसकी तरफ मुड़कर यूं देखा और ऐसा लगा मानो वे कह रहे हो, क्या तुम समझते हो कि मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा? और तभी उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस सवाल का तार्किक उत्तर देना शुरू किया और श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उत्तर पूरा होते ही उनके चेहरे पर पुनः चपलतापूर्ण मुस्कुराहट दौड़ गई और उन्होंने कहा, कम से कम मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। उन्होंने अपनी बात इस ढंग से कही थी मानो हर कोई इस बारे में ऐसा ही सोचता था। इसमें आश्चर्य नहीं कि वे हंसमुख बुद्ध के रूप में भी सुविदित है। तथापि उन्हें और उनकी जनता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनका सामना करने वाला व्यक्ति इतना हंसमुख और जिंदा दिली नहीं हो सकता। विगत में पश्चिम यूरोप जितने आकार के देश तिब्बत के शासक रह चुके तेंजिन ग्यात्सो अर्थात 14वें दलाई लामा आज अपने 1 लाख तिब्बत वासियों के साथ भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। अपने 30 वर्षों से अधिक के निर्वासन काल में उन्होंने देखा है कि चीन ने किस तरह उनके देश की प्राचीन और समृद्धिशाली संस्कृति को क्रमबद्ध रूप से मिटाने का प्रयास किया है। उन्हें अपने देशवासियों के कत्लेआम, उनकी गिरफ्तारियों और उनके घोर अपमान का तथा बौद्ध धर्म के दमन का साक्षी बनना पड़ा, जो उनके देश का आधार है। एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती। इन सारी विपत्तियों के बावजूद तथा किसी हद तक इनके कारण भी दलाई लामा सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन चुके हैं। कुछ अन्य निर्वासित नेताओं की तरह पूंजीवादी तथा कम्युनिज्म के बीच वाकयुद्ध में किसी और शक्ति का साधन कभी नहीं बने। इसके बजाय वे तो एक ऐसे व्यक्ति है जिसने हमेशा समस्त जनगण को दया और शांति का संदेश ही दिया है। हालांकि दलाई लामा के दर्शन और उनके आध्यात्म का विकास बौद्ध धर्म में उनके विश्वास और तिब्बती बौद्ध मत के अध्ययन के फलस्वरूप हुआ है। दलाई लामा कट्टरवादी नहीं है, जैसा कि उनके भाषणों से पता चलता है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सभी धर्मों में आधारभूत समानता है। उनके विषय उस सार्वत्रिक उत्तरदायित्व सरीखे है जिनका हम सबको विकास करना है। ये उत्तरदायित्व है साफ मन, सद्भावना की आवश्यकता, विशेषकर इस दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए वे तरीके जिनके जरिए धर्म को अपने तथा दूसरों के लिए कहीं अधिक खुशहाली लाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके शब्दों से हमें शिक्षा मिलती है। आज तेंजिन ग्यात्सो अर्थात तिब्बत के 14वें दलाई लामा दुनिया के सर्वाधिक सम्मानित नेताओं में से है। वे जिस किसी देश की यात्रा करते हैं, वहाँ के नेता विश्व शांति और अपने देश की समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। वे व्याख्यान देने बाहर काफी जाते हैं और उनका प्रभाव विश्वव्यापी है। वे अत्यंत सरल और अत्यंत सुस्पष्ट सिद्धांतों को बहुत ही सीधे साधे ढंग से दोहराते हैं, लेकिन उनका संदेश हर जगह पहुँच जाता है। वे जहाँ कहीं जाते हैं, लोग प्रसन्न हो उठते हैं। उनके पास सचमुच एक अद्भुत शक्ति है और इसीलिए तिब्बत का निर्वासित नेता होने के बावजूद उनका प्रभाव भी काफी है। शायद उनके इस प्रभाव का रहस्य यह है कि वे धर्म, राष्ट्रीयता और राजनीति के दायरे से आगे बढ़कर सीधे लोगों के दिल में घर बना लेते हैं। सचमुच उन्हें समस्त जनगण की तथा उस प्रत्येक कार्य की चिंता है जिसे वे इस दुनिया में शांति को बढ़ावा देने की खातिर करते हैं। उनका तर्क है कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब हम व्यक्ति की हैसियत से अपने आप को देखें और यह समझे कि हम एक विशाल मानव परिवार के सदस्य हैं। उनका कहना है, मानवीय मूल्यों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध होने के लिए हमें एक क्रांति लाने की जरूरत है। वर्जित प्रदेश। तिब्बत एक विशाल और सुंदर देश है। यह 3 ओर से विश्व की कुछ एक सर्वोच्च पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। पश्चिम में काराकोरम और लद्दाख पर्वतमालाओं से, उत्तर में चांगतांग पर्वतमालाओं से, दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला के विशाल चट्टानी अवरोधों से जो तिब्बत की दक्षिणी सीमा के साथ साथ 2400 किलोमीटर तक चले गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है, जहां समुद्र तल से धरती की औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। विगत में तिब्बत के गिर्द पर्वतमालाओं ने एक तरह की किलेबंदी का काम किया है। इस प्रदेश को जीतने का प्रयास करने वाली सेनाओं को ऊंची पहाड़ी चट्टानों, तेज हवाओं
और भारी हिमपात तथा सड़कों की कमी की वजह से निराश होना पड़ा। यहाँ तक कि पूरब में जहाँ धरती नीची है, यह इलाका उबड़ खाबड़ और बंजर है तथा यहाँ से अन्य स्थान काफी दूर है। राजधानी ल्हासा से चीनी सीमा की दूरी 1200 किलोमीटर से भी अधिक है। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से यहाँ के निवासियों के जीवन में सैकड़ों वर्षों के दौरान कोई विशेष बदलाव नहीं आया। इसके अलावा तिब्बत वासियों ने किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभाव को बढ़ावा नहीं दिया और तिब्बत वर्जित प्रदेश के रूप में सुविदित था। इस एकाकीपन ने भी इसकी अद्भुत धार्मिक संस्कृति में अंशदान किया। यहाँ तक कि वर्तमान दलाई लामा के जन्म के वर्ष 1935 में भी तिब्बत का समाज मुख्य रूप से सामंती ही था। लगभग आधी जनसंख्या भ्रमणशील खनाबदोशों की तरह रहती थी, विशेषकर उत्तर पूर्व के आमदो और खाम क्षेत्रों में। यहाँ की अधिकांश उपजाऊ भूमि पर बड़े बड़े बौद्ध विहारों और सामंतों का स्वामित्व था। इन विशाल भू परिसरों पर किसान अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए एक भूखंड के स्वामी तो बन सकते थे, लेकिन उन्हें अपने अपने जमींदारों के खेतों पर भी काम करना पड़ता था तथा यातायात व सड़क निर्माण संबंधी विभिन्न सुविधाओं मुहैया करानी पड़ती थी। स्पष्ट ही यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी। चीनियों के दावे के बावजूद पुराना तिब्बत न तो निश्चित रूप से दुनिया का निकृष्टतम सामंतवाद ही था और न ही यह अपने समर्थकों के मुताबिक सांग्रीला एक दोष मुक्त समाज है। अपनी युवावस्था से ही दलाई लामा इस स्थिति से परिचित थे और भूस्वामित्व संबंधी व्यवस्था को न्यायोचित बनाने के लिए इसमें परिवर्तन करना उनकी एक हार्दिक इच्छा थी। इसके पहले कि वे कुछ कर पाते, दुर्भाग्यवश कई घटनाएं घट गई, लेकिन तिब्बत की विशालता, इसकी संपदा और स्थिति के बंटवारे के बावजूद तिब्बत के किसानों, खानाबदोशों, भिक्षुओं और सामंतों को जोड़ने वाली एक चीज थी, बौद्ध धर्म और इसका मूल रूप दलाई लामा। बौद्ध धर्म अनेक समानताओं के बावजूद बौद्ध धर्म अन्य दूसरों धर्मों से एक महत्वपूर्ण दृष्टि से भिन्न है। इसमें ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने भारत की उत्तरी सीमा पर 6ठी शताब्दी ईस्वीसन पूर्व में की थी। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने के बावजूद उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वृद्धावस्था, गरीबी, रोग और मृत्यु सरीखी कठिनाइयों की व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण कैसे किया जाए, जिन्हें उन्होंने अपने चारों ओर देखा था। काफी खोज और कई विफलताओं के बावजूद सिद्धार्थ ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे चलकर उन्होंने अपनी शिक्षाओं के आधार पर तर्क रखा कि हम यह स्वीकार कर लेने पर ही जन्म और मृत्यु के शाश्वत चक्र से मुक्त हो सकते हैं कि हमारा जीवन दुखों में डूबा हुआ है और ये दुख हमारी इच्छाओं व कामनाओं का परिणाम है, जो उनकी दृष्टि में समस्त जीवधारियों की नियति है। कुछ भी हो, उन्होंने यह शिक्षा दी कि हमें अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना होगा तथा मैं और मेरा की भावना से मुक्ति पानी होगी। ऐसा करने पर ही हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, वह स्थिति जिसमें किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रह जाती। इस प्रकार लोग जन्म मृत्यु के शाश्वत बंधन से निकलकर अंततः अपनी कठिनाइयों से मुक्त हो सकते हैं। अगले 1000 वर्षों तक उत्तर भारत में बौद्ध धर्म फला फूला और दक्षिण पूर्व एशिया व दूर पूर्व के अनेक देशों में इसका प्रसार हुआ। 7वीं शताब्दी ईस्वीसन पूर्व में यह भारत में अपनी पराकाष्ठा पर था। कई विद्वान भारतीय अध्येताओं ने तिब्बत में इसका प्रसार किया और वहां जहां आकाश धरती के अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं नीला है, जहां की धरती और पर्वतमाला ऊसर है, ऐसे इलाके में इस धर्म ने अपनी जड़ें पकड़ी। लेकिन बौद्ध धर्म का एक विशेष पहलू था जिस पर तिब्बत वासियों ने विशेष रूप से बल दिया और आगे इसकी खोज की। यह पहलू था दया भाव। दलाई लामाओं के आविर्भाव का स्रोत। भगवान बुद्ध की मृत्यु के लगभग 500 साल बाद महायान नामक मत का विकास हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म के दयाभाव पर खास तौर पर जोर दिया गया। इसका आदर्श यह था कि उन व्यक्तियों को जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, धरती पर उन लोगों को शिक्षित करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए जो दुखों से घिरे हुए हैं। इस धर्म में इस प्रकार के व्यक्ति को बोधिसत्व कहा गया है। बौद्ध धर्म का यही वह पक्ष था जिस पर भारत से आए अध्येताओं ने विशेष रूप से जोर दिया। जल्दी ही पूरे देश में बौद्ध विहारों की स्थापना हो गई और उनमें से प्रत्येक का एक प्रमुख था जो अपने पूर्वगामी का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नया शरीर धारण कर धरती पर पुनः जन्म लेता था। इस श्रृंखला में पहले दलाई लामा का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ। वे तिब्बत के सबसे बड़े डेपुंग बौद्ध विहार के वरिष्ठ लामा बने। तभी से प्रत्येक दलाई लामा को पिछले दलाई लामा का अवतार माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में हुए 5वें दलाई लामा सारे तिब्बत के राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रमुख बने। 6ठे दशक में चीन का आक्रमण होने तक उनके उत्तराधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों ने शासन किया। नए दलाई लामा की खोज। किसी व्यक्ति को अवतार मान लेने या किसी पिछले व्यक्ति द्वारा पुनर्जन्म लेने की बात से संबंधित विचार को पश्चाताप या विदेशी दृष्टि से समझ पाना कठिन है। क्या ऐसा संभव है? और अगर आप यह निश्चित करते हुए इसमें गलती कर बैठे तो
लेकिन सभी धर्मों में कुछ बातें समान रूप से विचित्र होती है जो बाद में मान्यताओं का रूप ले लेती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान दलाई लामा को खोज निकालना और उन्हें मान्यता देना एक गैर मामूली बात है और वास्तव में इसका विवरण किसी परी कथा के दृश्य से लिखा लगता है। बताया जाता है कि मरने से पहले 13वें दलाई लामा ने ऐसे कुछ संकेत दिए थे कि तिब्बत के उत्तर पूर्व में उनका पुनर्जन्म हो सकता था, लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। 1933 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को विशाल पोतला महल में बैठी हुई पारंपरिक बुद्ध मुद्रा में दक्षिण की ओर मुंह करके रख दिया गया। एक दिन सवेरे देखने पर पता चला कि उनका सिर रात में घूमकर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ गया था। इसके शीघ्र बाद एक दल जिसमें रीजेंट, वरिष्ठ लामा तथा सरकारी अधिकारी शामिल थे, लामो लाछो नामक पवित्र झील की तीर्थ यात्रा पर निकला। लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता था कि इस झील के जल में प्रत्येक व्यक्ति आंशिक रूप से अपना भविष्य देख सकता था। काफी समय तक मनन चिंतन करने के बाद रीजेंट ने जब झील के जल में झांक कर देखा तो उन्हें निम्न चीजें दिखाई दी। प्रथम, उनके सामने तिब्बती वर्णमाला के 3 अक्षर आ, का और मा उभरे। इसके बाद पूर्वी तिब्बत की पहाड़ियां उनकी आंखों के सामने नृत्य करती दिखाई दी। इन पहाड़ियों के बीच एक विशाल बुद्ध विहार दिखाई दिया जिसकी छतें हरे और सुनहरे रंग की थी। पास में ही एक छोटे से गांव की पगडंडी के किनारे एक मकान दिखाई दिया। यह एक साधारण मकान था जिसकी खपरेलें फिरोजी रंग की थी। दलाई लामा मिल गए। उत्तेजना से परिपूर्ण अभियान दल, लासा लोटा और 3 खोजी दल गुप्त रूप से पूर्व दिशा की ओर रवाना हुए। यह काम गुप्त रूप से करना जरूरी था क्योंकि पूर्वी तिब्बत का अधिकांश भाग चीनी सैन्य अधिकारियों के नियंत्रण में था। कड़ाके की सर्दी में निर्जन स्थानों से गुजरते हुए कई दिनों की यात्रा के बाद एक दल तिब्बत के उत्तर पूर्वी छोर पर जा पहुंचा। वहां इस दल के सदस्यों को कुबुम के विशाल बौद्ध विहार की हरे सुनहरे रंग की छत दिखाई दी जो जाड़े की धूप में चमक रही थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ताकछर गांव में फिरोजी रंग की खपरेलों वाला एक मकान था। इसमें रहने वाले परिवार में एक नन्हा बालक भी था जो उम्र में 2 वर्ष का भी न था। खोजी दल के सदस्य ने तुरंत उस मकान में जाने का फैसला किया, लेकिन अंदर जाने से पहले यह तय हुआ कि दल के नेता सेरा बौद्ध विहार के प्रमुख एक सेवक के वेश में अंदर जाएंगे जिससे बच्चे को देखा जा सके। उन्हें परिवार का यह बच्चा सेवकों के कमरे में मिला। सेरा विहार के प्रमुख को देखकर वह बच्चा उनकी गोद में आ गया और उनके गले में पड़ी माला से खेलने लगा और इसे लेने को मचलने लगा। यह माला 13वें दलाई लामा की थी। विहार प्रमुख ने उससे कहा कि यदि वह यह बतला दे कि वे कौन है तो वे यह माला उसे दे सकते हैं। उस बच्चे ने बेहिचक बता दिया कि वे सेरा के लामा थे। खोजी दल के सदस्य बेहद प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद बच्चे की और परीक्षा लेने का फैसला किया गया। खोजी दल यह पता लगाना चाहता था कि क्या उस बच्चे को अपने पूर्व जन्म की बातों की जानकारी थी। लड़के के सामने 2 काले रंग की मालाएं रखी गई जिसमें से एक 13वें दलाई लामा की थी। उसने तुरंत दलाई लामा के द्वारा इस्तेमाल की गई माला को चुन लिया। पीले रंग की मालाओं, डमरुओं और छड़ियों जैसी दूसरी वस्तुओं की मदद से भी परीक्षा ली गई और हर बार उस बच्चे ने सही वस्तुओं को ही चुना। खोजी दल ने, जो बहुत खुश था, स्वीकार कर लिया कि इसका खोज कार्य पूरा हो चुका था। रीजेंट द्वारा सपने में देखी गई हर बात सच निकली थी, यहाँ तक कि तिब्बती वर्णमाला के अक्षर भी आ से आमदो, का से कुबुम का बौद्ध विहार और का एवं मा से कर्मा रोलपाई दोरजी नामक छोटा सा बौद्ध विहार। इस प्रकार 14वें दलाई लामा को खोज निकाला गया था। लासा आगमन। नन्हे दलाई लामा को कुबुम विहार में ही सुरक्षित रखा गया जहां वे करीब 1 साल तक रहे। वे अत्यंत छोटे थे, इसलिए स्वाभाविक था कि उन्हें अपने परिवार और अपने संगी साथियों की कमी खलती थी। उनके अपने बड़े भाई लोब्सांग साम्तेन उनके एकमात्र साथी थे। तिब्बती बच्चों की तरह वो दोनों भी साथ साथ खेला करते थे। पासा फेंकना, आंख मिचोली, दौड़ना भागना और लड़ना झगड़ना, क्योंकि उस समय उन दोनों में से किसी को पता नहीं था कि उनमें से छोटा दलाई लामा भी था। उनके माता पिता के सामने सबसे बड़ी समस्या तब उठ खड़ी होती थी जब वे दोनों घंटों गायब रहते थे। उनके गायब हो जाने पर लामाओं में घबराहट मच जाती थी और बुजुर्ग भिक्षु इन दोनों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागदौड़ किया करते थे, जबकि उन दोनों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता था। अंततः 1949 में अपनी चौथी वर्षगांठ के शीघ्र बाद दलाई लामा और उनके दल ने राजधानी लासा तक की लंबी यात्रा शुरू की। दल के अधिकांश सदस्यों ने पैदल यात्रा की या किसी सवारी का इस्तेमाल किया, लेकिन दलाई लामा और उनके भाई ने 2 खच्चर पर टिकी हुई एक तरह की पालकी पर सवार होकर यात्रा की, जिसे तिब्बती भाषा में तेलजम कहते हैं। इस यात्रा को पूरा करने में 2 महीने लग गए थे।
मार्च 1940 में नए दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को पोताला महल में गादी पर बिठाया गया। तिब्बत में रहने वाले एक ब्रिटिश नागरिक H. E. रिचर्डफोर्ड ने इस भव्य समारोह को देखकर बाद में लिखा था, इस बच्चे ने, जो अभी 5 साल का भी न था, अपने अतुलनीय धीरज और अपने आकर्षक व्यवहारों से लोगों का भक्तिभाव जीत लिया था। वह विशाल और लगातार कई कई दिनों तक चलने वाले समारोहों के दौरान शांतिपूर्वक बैठा रहता था। इन समारोहों में शामिल होने वाले व्यक्ति यह भी नहीं सोच सकते थे कि अगले 20 वर्षों से भी कम समय में दलाई लामा और उनके अनेक अनुयायियों को अपने देश से पलायन करने पर विवश होना पड़ेगा। एकाकी बचपन। दलाई लामा के बचपन के अत्यंत मर्मस्पर्शी वृत्तांतों का संबंध शायद उसकी दूरबीन के साथ रहा है। वे पोताला महल की ऊंची छतों पर बैठकर घंटों नीचे लासा की सड़कों पर चहल पहल देखते रहते थे। उनके पद की गरिमा ऐसी थी कि उनके लिए जनसाधारण से मिलना जुलना असंभव था। हालांकि वे उनसे मिलने को बेहद उत्सुक रहा करते थे। वे प्रत्यक्ष और खुले तौर तरीके इस आरंभिक अनुभव का ही परिणाम है, जिनकी मदद से आज वे निर्वासित तिब्बत वासियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अपनी जनता से दूर रहना उनके तिब्बत का वह पहलू है जिसकी वे पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते। यद्यपि उनका परिवार भी उनके साथ ही लासा गया था, उनका ज्यादातर समय अपने शिक्षकों के साथ या अकेले बीतता था। जब वे गंभीर धार्मिक अध्ययन में व्यस्त नहीं रहते थे, तब वे पोताला महल के अनगिनत कमरों का चक्कर लगाया करते थे, जिनमें से प्रत्येक में अनेक मूल्यवान वस्तुएं रखी थी। पुराने मैकेनिकल खिलौनों को खोलकर दोबारा जोड़ने में उन्हें बड़ा मजा आता था। ये खिलौने 18वीं शताब्दी में रूस के जार ने भेंट किए थे। उनमें सभी मैकेनिकल वस्तुओं के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा हुई, जो आज दिन तक मौजूद है। बाहरी दुनिया की खबरें। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, तेंजिन ग्यात्सो और अधिक लोगों से मिलने जुलने लगे। 7 Years of Tibet शीर्षक पुस्तक के लेखक हाइनरिश हारेर के साथ दलाई लामा की मित्रता अत्यंत दिलचस्प और फलप्रद थी। हारेर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश बंदी शिविर से भागकर पैदल चलकर लासा पहुंचे थे। हारेर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्जित प्रदेश के बारे में पश्चिम को विस्तृत जानकारी दी थी। जब हारेर दलाई लामा से मिले, उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी और वे बाहरी दुनिया से संबंधित समाचार जानने को बेहद उत्सुक थे। शीघ्र ही हारेर ने उन्हें अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाना शुरू किया तथा एक प्रोजेक्टर को खोलने तथा लासा के जीवन पर फिल्में बनाने में उनकी मदद की। हारेर ने स्वीकार किया कि दलाई लामा की मैकेनिकल योग्यता का तो कहना ही क्या, वे उनकी प्रतिभा पर हमेशा चकित रहते थे। जब कभी महल का घिसा पिटा जनरेटर बिगड़ जाता, वे तुरंत ही उसकी मरम्मत करने दौड़ जाते थे। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इन प्रारंभिक वर्षों में बौद्ध शिक्षाओं का गहराई के साथ अध्ययन करना तेंजिन ग्यात्सो का प्रमुख कार्य था। उनका कार्यक्रम शैक्षिक तो था ही, पर साथ साथ इनके ध्यान सत्र, साधना और धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की योग्यता का विकास करना भी शामिल था। दलाई लामा इन सारे क्षेत्रों में निपुण थे। हाइनरिश हारेर ने 14 वर्षीय दलाई लामा और डेपुंग बौद्ध विहार के प्रमुख के बीच पहला शास्त्रार्थ देखा था और लिखा था। यह शास्त्रार्थ हाजिर जवाबी की वास्तविक प्रतियोगिता जैसा था और डेपुंग विहार के प्रमुख के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिन दिनों उनके बीच शास्त्रार्थ चल रहा था, उन दिनों तिब्बत के बाहर ऐसी ताकतें जमा हो रही थी जिन्होंने तिब्बत की प्रकृति और दलाई लामा के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1949 में चीन के गृह युद्ध में कम्युनिस्टों की जीत हुई थी। रेडियो पेकिंग ने 9 वर्ष पर अपने प्रसारण में घोषित किया, 1950 में तिब्बत को मुक्त कराना चीन की लोक मुक्ति सेना का लक्ष्य है। तिब्बत और चीन। कई सदियों से तिब्बत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण चले आ रहे थे। 7वीं-9वीं शताब्दियों के बीच तिब्बत एक मजबूत सैनिक शक्ति था, जिनका प्रभाव चीन की राजधानी पेकिंग के प्रवेश द्वार तक जा पहुंचा था। लेकिन पहले लामाओं के आते आते चीन आध्यात्मिक मजबूत हो चुका था। हालांकि चीन ने तिब्बत पर अपने नाम मात्र के शासन में बढ़ोतरी करने की कोई कोशिश नहीं की थी। निसंदेह इस अवधि में दोनों जागरण के बीच विशेष संबंधों का विकास हुआ। चीन के मंगोल सम्राटों ने पहले पहल तिब्बत वासियों के प्रभाव से ही बुद्ध धर्म अपनाया था और वे धार्मिक मामलों में उन्हीं से दिशा निर्देश लेते थे। बदले में मंगोल सम्राटों ने तिब्बत की सुरक्षा की तथा विश्व धरातल पर इसका समर्थन करने की पेशकश की। 18वीं शताब्दी के आरंभ में तिब्बत में राजनीतिक हलचलों के कारण चीन के नए मंचू वंश को तिब्बत में कतिपय सीमा तक अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला। सम्राट की मर्जी थोपने के उद्देश्य से लासा में 2 स्थायी चीनी राजपूत रखे गए, लेकिन असलियत यह थी कि लासा चीन से बहुत दूर था और चीनियों के लिए उन पर प्रभाव डालना दूर की बात थी।
इसलिए कुछ समय तक मामूली सैनिक गतिविधियों को छोड़कर तिब्बतवासियों को हमेशा की तरह अपना शासन स्वयं चलाने के लिए छोड़ दिया गया। 1910 में तिब्बत पर विशेष रूप से एक चीनी युद्ध लोलुप ने द्वेषपूर्ण बर्बरतापूर्ण हमला किया, पर उसने अपने इस हमले के लिए जो समय चुना था वह गलत था। 1911 में चीन में क्रांति हो गई और उसके साथ ही पुरानी व्यवस्था और पुराने शासकों का सफाया हो गया। तिब्बत वासियों ने इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए सारे चीनियों को तिब्बत से बाहर निकाल किया और तिब्बत ने उस देश के खिलाफ अपनी पूर्ण स्वाधीनता का ऐलान कर दिया, जिसने उस पर हमला बोलकर विशेष संबंधों का अपना अधिकार खो दिया था। इस समय पर आज दिन तक बहस जारी है कि तिब्बत एक स्वाधीन राष्ट्र था कि नहीं, और दोनों पक्षों के समर्थक इतिहास से तरह तरह के विविधतापूर्ण तथ्य उठाकर प्रकाश में ला रहे हैं। लेकिन यहाँ 1959 में संयुक्त राष्ट्र में पेश की गई उस रिपोर्ट का एक अंश उल्लेखनीय है, जिसे एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग ने तैयार किया था। 1912 में चीनियों के निष्कासन के बारे में तिब्बत की स्थिति का वर्णन उचित ही वास्तविक स्वतंत्रता का रूप में किया जा सकता है, और इसके अलावा यह सोचने का सशक्त कानून आधार मौजूद है कि कानूनी तौर पर चीन पर मातहती में रहने की संभावनाएं लुप्त हो चुकी है। इसलिए यह मानना होगा कि 1911-12 की घटनाएं तिब्बत के पूरी तरह एक संप्रभु देश के रूप में पुनः आविर्भाव का प्रतीक है, जो वास्तव में और कानूनन चीन के नियंत्रण से स्वतंत्र है। लेकिन जब चीन ने 1950 में तिब्बत को धमकी दी, तब स्थिति ऐसी ही थी, और दुनिया के बाकी देशों को तिब्बत के बारे में और शक्तिशाली चीन के संबंध में इसकी स्थिति के बारे में वस्तुतः कोई जानकारी ही न थी। अपनी निर्वासीन अवधि में दलाई लामा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा था, काश हमने लीग ऑफ नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया होता और विश्व के चंद एक अग्रणी देशों में अपने राजदूत नियुक्त कर दिए होते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संप्रभुता के इन सभी संकेतों को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया जाता, पर हुआ यह कि युवा दलाई लामा के नाम पर शासन चलाने वाली तिब्बती सरकार ने तब तक कुछ भी नहीं किया जब तक तिब्बत के लिए खतरा नहीं बढ़ गया, और उसके बाद इसने जो कुछ किया वह पर्याप्त न था और तब तक काफी देर हो चुकी थी। निराशजनक कार्यवाहियां। 1949 की गर्मियों तक कोई न कोई कदम उठाने की नौबत आ पहुंची थी। एक पूरे के पूरे चीनी प्रतिनिधिमंडल को निष्कासित कर देना तिब्बत सरकार की पहली कार्यवाही थी। इसे संदेह था कि यह प्रतिनिधिमंडल चीनी आंदोलनकारियों को शरण दे रहा था। तिब्बतियों के एक दल ने उन्हें शिष्टतापूर्वक लासा से बाहर लाकर भारत की ओर जाने वाले रास्ते पर छोड़ दिया। इसके बाद सरकार जल्दी जल्दी अपनी सेना के पुनर्गठन और इसके आकार में वृद्धि संबंधी काम में लग गई। लासा के आसपास के मैदानों में प्रशिक्षण शिविर खोले, नई रेजिमेंटों की भर्ती हुई, यहाँ तक कि ब्रिटिश राष्ट्रगीत गॉड सेव द किंग के स्थान पर, जिससे अभी तक काम चलाया जा रहा था, नए राष्ट्रगीत की रचना की गई। जैसे ही पेकिंग रेडियो से चीनी प्रसार ने तेजी पकड़ी, तिब्बत सरकार ने इन दिनों तिब्बत में मौजूद 2 ब्रिटिश रेडियो ऑपरेटरों की मदद से वहां की स्थिति के बारे में अपने विचारों का प्रसारण शुरू कर दिया। 1950 तक पश्चिमी देशों के सिर्फ 6 निवासी तिब्बत में मौजूद थे, लेकिन रेडियो पेकिंग यह प्रचार कर रहा था कि एंग्लो अमेरिकी साम्राज्यवादी तिब्बत का शासन चला रहे थे। सरकार द्वारा भारत, वॉशिंगटन और लंदन की यात्रा करने के लिए शिष्टमंडलों का गठन किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये भारत के अलावा कहीं नहीं जा पाए क्योंकि उनसे मिलने को कोई तैयार न था। इसी बीच चीनी अधिकारियों ने विश्व को आश्वस्त कराया कि यह एक आंतरिक मामला था और इसमें विदेशी हस्तक्षेप की कोई जरूरत न थी। तिब्बत की रक्षा के लिए ऐसे व्यवहारिक कदम उठाने के अलावा तिब्बत सरकार ने जनता से धर्म के नाम पर भी अपील की। तिब्बत के समाज में धर्म एक अत्यंत शाश्वत तत्व था और सामने मौजूद खतरे को देखते हुए तिब्बतियों ने धार्मिक नेताओं से भी अपनी रक्षा करने की अपील की। तिब्बत के सभी बौद्ध विहारों के भिक्षु सार्वजनिक सेवा कार्यों में सक्रिय हो गए, जगह जगह मंत्र चक्र रखे गए और पहाड़ों पर दिन रात लोबान जलाया जाने लगा। 1950 के शुरू में धार्मिक पर्वों के दौरान के उल्लास और उत्साह के बारे में हायरनिस हारेर ने अत्यंत सुंदर ढंग से लिखा है, मैंने इतने सुंदर और भव्य आयोजन पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा लगता था मानो तिब्बत की सारी उल्लसित जनता लासा की तंग सड़कों पर जमा हो गई थी। इस सब के बावजूद तिब्बती जनता की धार्मिक आस्था पहले की तरह बरकरार रही। ये दिन मोमबत्ती की उस लो की तरह थी जो बुझने से पहले और तेज हो उठती है। अपशकुन। तथापि पूरब से बुरी खबरें मिलती रही। तिब्बत की नेशनल असेंबली का अधिवेशन कमोबेश लगातार चल रहा था। राजदेवता से माध्यमों के जरिए अक्सर ही संपर्क साधा जा रहा था, पर सारी भविष्यवाणियां लोगों को उत्साहित करने के बजाय संकट और विनाश की ओर ही इंगित कर रही थी। तिब्बत में स्वतंत्रता के अंतिम ग्रीष्म के दौरान घटने वाली विनाशकारी दुर्घटनाओं से भी लोग और दुखी हो उठे थे। 15 अगस्त 1950 को पूर्वी तिब्बत में आए एक जबरदस्त भूकंप में सैकड़ों भिक्षु और भिक्षुणियां अपने अपने विहारों के मलबे में दबकर मर गए और लासा में आतंक फैल गया। इस घटना के बाद हायरनिस हारेर ने लिखा, अपशकुनों की संख्या बढ़ने लगी।
विकलांग बच्चों का जन्म होने लगा। एक दिन पोताला महल के निचले भाग में पत्थर से बने एक स्तंभ का कलश जमीन पर गिरकर खिलखिल हो गया। और जब एक दिन झुलसा देने वाली गर्मी के मौसम में धर्मपीठ पर एक परनाले से पानी गिरने लगा तो लासा की जनता भय से सिहर उठी। पूर्वी सीमा पर घबराए हुए तिब्बती सैनिक, जो पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और हथियारों से सुसज्जित नहीं थे, चीनियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम बीता और सर्दियों के मौसम के पहले तूफान आने शुरू हुए, ये सैनिक थोड़े ढीले पड़ने लगे। एक ब्रिटिश रेडियो ऑपरेटर रॉबर्ट फोर्ड ने, जो उन दिनों इसी इलाके में मौजूद थे, अक्टूबर के शुरू में उस प्रांत के गवर्नर से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। गवर्नर ने कहा, चीनी इस साल लासा पहुंचने की आशा नहीं कर सकते। अगले वसंत से पहले वे कोशिश भी नहीं करेंगे। रॉबर्ट फोर्ड ने उनकी बात से सहमति व्यक्त की थी। एक सप्ताह बाद ही चीन ने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण 7 अक्टूबर 1950 को सुबह सवेरे चीन की घुड़सवारी और पैदल सेना ने बड़ी संख्या में एक साथ 6 स्थानों से तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत की छोटी सी लेकिन दृढ़ निश्चयी सेना ने इन आक्रमणकारियों को नदियों के किनारे और पहाड़ी दरों पर रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चीनी सेना के इस ज्वार को रोक पाना मुश्किल था। कुछ ही सप्ताहों में तिब्बत की सेना अलग थलग पड़कर चारों ओर से घिर गई और चीन की लोकमुक्ति सेना तिब्बत की सीमा में मीलों अंदर घुस आई। इस आक्रमण की खबर लासा तक पहुंचने में 10 दिन लग गए। पहले पहल खबरें मिलने पर इनसे भारी चिंता पैदा हुई। कई महीनों से जनता इस बात पर जोर दे रही थी कि ढुलमुल रीजेंट और उसके सहायकों के स्थान पर स्वयं दलाई लामा को सत्ता संभालनी चाहिए थी। मोर्चों से भारी विनाश खबरें मिलने पर उक्त बात मांग में बदल गई और इस प्रकार मात्र 15 साल के कम आयु के 14वें दलाई लामा ने अपने देश के संपूर्ण इतिहास के इस अत्यंत निराशाजनक क्षण में अपने देश का मार्गदर्शन करने का व्यापक उत्तरदायित्व संभाला। मौजूदा स्थिति के बावजूद दलाई लामा द्वारा सत्ता संभाले जाने पर धूमधाम से समारोह आयोजित किए गए, क्योंकि तिब्बतियों को समारोह से बेहद लगाव था। शेष विश्व से अपील। मदद पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास तुरंत एक अत्यावश्यक अपील भेजना दलाई लामा और उनके नए मंत्रियों का सबसे पहला काम था। इस अपील में कहा गया था, जब तक तिब्बत की जनता को उसकी मर्जी और सहमति के खिलाफ जबरदस्ती चीन का अंग बनने पर मजबूर किया जाएगा, तब तक चीन का मौजूदा आक्रमण एक शक्तिशाली देश के हाथों एक कमजोर देश के अतिक्रमण का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाएगा। भोले भाले तिब्बतियों को संयुक्त राष्ट्र संघ से न्याय पाने की पूरी आशा थी। दुर्भाग्यवश, जैसा कि हम जानते हैं, तिब्बत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न था और साथ ही तिब्बत के बारे में शेष विश्व की जानकारी भी करीब करीब नहीं के बराबर थी। इस अपील का नतीजा पूरी खामोशी के रूप में निकाला और अगले 9 वर्षों तक तिब्बत का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोबारा नहीं उठाया गया। इस प्रकार अकेले पड़ गए तिब्बत वासियों के सामने यथाशक्ति अपना बचाव करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। युद्ध या वार्ता। इस अपील की विफलता दलाई लामा के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। अब तक चीनी सेना पूर्वी तिब्बत में अंदर काफी दूर तक पहुंच चुकी थी और सरकार से आत्मसमर्पण करने को कह रही थी। इससे घबराकर मंत्रिमंडल और संसद ने तेंजिन ग्यात्सो से तुरंत लासा छोड़कर भारतीय सीमा पर स्थित यातुंग नामक स्थान पर चले जाने का अनुरोध किया। आवश्यक होने पर अपने देश के ध्येय का पक्षमंडन करने के लिए वे वहां से अन्यत्र पलायन भी कर सकते थे। काफी हिचकिचाहट के बाद दलाई लामा लासा से चले जाने को राजी हुए, क्योंकि वे अपनी जनता को छोड़ना नहीं चाहते थे। दिसंबर की सर्दियों में एक दिन सुबह सवेरे एक छोटी सी और उदास टुकड़ी तिब्बत के 15 वर्षीय शासक के साथ सीमा की ओर रवाना हुई, जिसने चंद एक सप्ताह तक ही शासन चलाया था। यातुंग पहुंचकर दलाई लामा ने मन ही मन स्थिति पर बारंबार सोच विचार किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव होने पर चीनियों को मनाने की कोशिश करना और उनके साथ मिलजुल कर रहना ही सबसे अच्छा होगा। उन्होंने यह निर्णय सिद्धांत रूप से इसलिए लिया था ताकि दोनों पक्षों के बीच और आगे खून खराबे को रोका जा सके। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि दलाई लामा ने कम्युनिज्म का सिद्धांत रूप से कभी विरोध नहीं किया था। जैसा कि आगे चलकर निर्वासन की अवधि के दौरान उन्होंने कहा था, बुद्ध और कार्ल मार्क्स के लक्ष्य परस्पर विरोधी नहीं है। दोनों का सरोकार जनसाधारण को सुखी बनाने से है। बुद्ध के अनुसार आध्यात्मिक सुख और मार्क्स के अनुसार भौतिक सुख। तो फिर क्या यह पता लगाना तर्कसंगत न होगा कि ये दोनों अवधारणाएं परस्पर मिलकर किस तरह काम कर सकती है? उपर्युक्त सोच विचार के बाद एक शांति शिष्टमंडल चीनियों के पास भेजा गया। चीन के आश्वासन। पेकिंग में दोनों पक्षों के बीच समझौता बातचीत हुई, जिसकी समाप्ति पर 23 मई 1951 को एक 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 821 ईस्वी के बाद यह पहली संधि थी जिस पर तिब्बत और चीन ने हस्ताक्षर किए थे, तथा यह स्पष्ट था कि तिब्बती प्रतिनिधियों के लिए अपने सामने रखी गई सभी बातें मान लेने के अलावा और कोई चारा न था। प्रतिनिधि मंडल को दलाई लामा या तिब्बत सरकार से निर्देश लेने या सलाह मुशेरा करने की अनुमति तक नहीं दी गई थी।
संधि पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही करने की धमकी दी गई थी। यहाँ तक कि चीनियों ने अपनी ओर से लिखवाए गए दस्तावेजों पर लगाने के लिए तिब्बत सरकार की जाली मोहरें भी तैयार करा ली थी। तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया गया और आगे से उसकी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार से संबंधित कामकाज पेकिंग के हाथों में आ गया था। प्रत्युत्तर में चीन ने तिब्बत की राजनीतिक व्यवस्था या दलाई लामा की स्थिति में कोई फेरबदल न करने का तथा तिब्बती जनता के धर्म और उनकी रीति रिवाजों का सम्मान करने का वायदा किया। लामा बुद्ध विहारों की सुरक्षा करने का वचन दिया गया। साथ ही यह देखने के लिए कि इस समझौते का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, तिब्बत में बड़े पैमाने पर चीनी सैन्य बल तैनात करने की बात कही गई। तदनुसार सितंबर 1951 में चीनी जनरल चांग चिन वू 3000 चुने हुए सैनिकों के साथ ल्हासा पहुंचे। तिब्बत में अन्य प्रमुख स्थानों पर अन्य 20,000 सैनिक भेजे गए। इन घटनाओं से अत्यंत दुखी होने के बावजूद दलाई लामा इस आशा के साथ लौटने और चीनियों के साथ काम करने पर राजी हो गए कि उनकी उपस्थिति से वे कठिनाइयां कुछ कम हो जाएगी जिनका उनकी जनता को सामना करना पड़ रहा था। इस तरह बगैर किसी विकल्प के और दुनिया की अनभिज्ञता की वजह से अलग थलग पड़ गए तिब्बत का एक स्वाधीन देश के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। चीनी सैनिक टुकड़ियों का आगमन। 1951 के अंत में ल्हासा लौटने पर तेंजिन ग्यात्सो ने देखा कि तिब्बत में चीनियों के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। चीन से अधिकाधिक संख्या में सैनिक टुकड़ियों का राजधानी पहुंचाना जारी था और चीनी अफसर व अधिकारी मकानों पर काबिज होते जा रहे थे। नदी के किनारे स्थित सुंदर बांगरों में, जो अच्छे दिनों में ल्हासा के निवासियों के सुंदर पिकनिक स्पॉट हुआ करते थे, एक विशाल सैनिक शिविर स्थापित कर दिया गया था। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह थी कि चीनी सेना अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर नहीं आई थी। इसने तिब्बती जनता से 2000 टन जो मांग कर खाद्य सामग्री जुटाने की शुरुआत की। इसके बाद तो एक के बाद एक ऐसी मांगों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ के निवासियों की याद में पहली बार अकाल का भय ल्हासा की सड़कों पर मंडराने लगा था। अपनी धरती पर आक्रमण करने वालों के प्रति अपने देशवासियों के बढ़ते हुए क्रोध को देखकर दलाई लामा का क्या रुख था। अपनी पुस्तक माई लैंड एंड माई पीपल में दलाई लामा ने उन व्यवहारिक और नैतिक कारणों की चर्चा की है जिनकी वजह से उन्होंने अपने देश पर कब्जा करने वाले बिन बुलाए मेहमानों के साथ मेल मिलाप का कठिन रास्ता अपनाया था। सर्वप्रथम यह स्पष्ट था कि तिब्बतवासियों के पास चीन का बलपूर्वक विरोध करने के लिए पर्याप्त साधन न थे और ऐसा करने के प्रयास का अर्थ था विनाश को बुलावा देना। दलाई लामा ने लिखा था, समझौते में किए गए वायदों को शांतिपूर्वक पूरा करने के लिए चीनियों को राजी करना ही हमारी एकमात्र आशा थी। संभवतः वर्षों तक धीरज से काम लेने के बाद यही एकमात्र रास्ता बच रहा था जो अंततः स्वतंत्रता प्राप्त कराने में सहायक हो सकता था। हिंसा को अस्वीकार करने के नैतिक कारण और अधिक सशक्त थे। दलाई लामा ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, अहिंसा का रास्ता ही एकमात्र नैतिक रास्ता था। यह मेरा अपना गहन विश्वास न होकर स्पष्ट ही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप भी था और तिब्बत का धार्मिक प्रमुख होने के नाते उन शिक्षाओं को उन्नयन करना मेरा कर्तव्य था। इस प्रकार छठे दशक के आरंभिक वर्षों में युवा तिब्बती नेता ने, जो तिब्बत की राजधानी कठिनाइयों में अचानक और बुरी तरह उलझ गए थे, चीनियों की बढ़ती हुई मांगों और अपनी जनता के बढ़ते हुए असंतोष के बीच संतुलन बनाए रखने का लगभग नामुमकिन प्रयास किया। त्रासदी स्पष्ट होने लगी। हम यह भी पूछ सकते हैं कि आक्रमण के बाद के वर्षों में तिब्बत वासियों के प्रति चीनियों का रुख कैसा था। संभवतः सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता का मिश्रण वह कारण था जिसकी वजह से कम्युनिस्ट नेता तिब्बत को मुक्त कराने को कृत संकल्प थे। तिब्बत को चीन लोक गणराज्य के विशाल परिवार में शामिल करना और इसके निवासियों को सामंती निरंकुशता से मुक्ति दिलाना माओ त्से तुंग के आदर्शों में थे। शायद चीनियों को इसलिए भी क्षमा किया जा सकता है क्योंकि उन्हें तिब्बत वासियों के सशक्त स्वतंत्रता प्रेम की अच्छी तरह जानकारी न थी। तिब्बत का समाज भी अपने आप में पूरी तरह दोषमुक्त न था। तिब्बत में काफ़ी सारे किसान और खानाबदोश बेहद गरीब थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। वहाँ भू स्वामित्व की व्यवस्था न्यायपूर्ण न थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकांश तिब्बतवासी, भले ही उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो, अपनी परंपरागत जीवन पद्धति, विशेषकर परस्पर बांधकर रखने वाली अपनी धार्मिक परंपराओं का समर्थन करने की दृष्टि से आपस में संगठित थे। तिब्बत में किसानों का विद्रोह कभी नहीं हुआ। यह बात चीन में अब तक हुई समस्त विद्रोहों से भिन्न है। इस सांस्कृतिक गलतफहमी ने भी भावी त्रासवादियों में भारी अंशदान किया। निसंदेह चीनियों के पास तिब्बत को निगलने के उनके इरादे के पीछे अत्यंत व्यवहारिक कारण थे। कई मूल्यवान खनिज पदार्थों के मिलने की संभावना इनमें से एक था, लेकिन मध्य एशिया में तिब्बत की प्रमुख स्थिति इन कारणों में महत्वपूर्ण थी और चीनी अपनी नाभिकीय क्षमता के साथ साथ इस स्थिति का फायदा आज दिन तक उठा रहे हैं। लेकिन अपने कब्जे के बाद उन आरंभिक वर्षों के दौरान चीनियों ने तिब्बत की जनता के साथ अपने संबंधों में अत्यंत व्यवहारिकता दिखलाई।
उनकी समझ में आ गया कि वे परिवर्तन तेजी से नहीं थोप सकते थे। इसके बजाय उन्होंने सरकार की पुरानी व्यवस्था और खासकर दलाई लामा की पद स्थिति का ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल किया जिसकी मदद से वे धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा सकते थे। इस प्रकार एक बार लासा पहुंच जाने पर चीन के सैनिक कमांडरों ने वहां के सामंतों और भिक्षुकों को उनके सरकारी पदों से बर्खास्त नहीं किया और न ही उन्होंने किसानों के बीच कम्युनिज्म संबंधी विचारों का प्रसार किया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें सड़क बनाने के काम में लगा दिया, क्योंकि तिब्बत पर नियंत्रण जमाने का यही व्यवहारिक तरीका था, और शासक वर्ग को अपने प्रभाव में लाने पर ध्यान दिया। कुछ एक वर्षों तक कम से कम तिब्बत के मुख्य इलाकों में सारा कुछ लगभग पहले की तरह चलता रहा, लेकिन सीमाओं पर स्थिति एकदम दुखद और पूरी तरह भिन्न थी। पेकिंग यात्रा। बाहरी तौर पर दलाई लामा की पद स्थिति का सम्मान करते हुए चीनियों ने करीब करीब तुरंत ही तिब्बत वासियों के कामकाज पर नियंत्रण करने के लिए उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। 1952 में उन्होंने मांग की कि दलाई लामा के दोनों प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाए और इस बात पर जोर दिया जाए कि उनकी अनुमति के बगैर आगे और कोई नियुक्ति न की जाए। उन्होंने दलाई लामा को भूस्वामित्व संबंधी अपने सुधारों को लागू करने की अनुमति नहीं दी, जिन्हें उन्होंने लासा लौटने के तुरंत बाद तैयार करना शुरू कर दिया था। बौद्ध विहारों और तिब्बती समाज में इनकी स्थिति के खिलाफ प्रचार अभियान शुरू हो गया। इस सबसे राजधानी में तनाव बढ़ने लगा, पर अभी तक खुले टकराव की स्थिति नहीं आई थी। निसंदेह 1954 में दलाई लामा पेकिंग जाकर कम्युनिस्ट नेताओं से मिलने को तैयार हो गए। जब दलाई लामा और चीन में शिक्षित पंचन लामा पेकिंग पहुंचे, पहले से समझा बुझाकर लाई गई भीड़ ने उनका स्वागत किया। बाद में दलाई लामा ने स्वीकार किया कि उन्हें ऐसा लगा था कि यदि इस भीड़ को निर्देश मिला होता तो यह स्वागत करने के बजाय उनके खिलाफ नारेबाजी पर भी उतर सकती थी। दलाई लामा की माओ त्से तुंग से कई मुलाकातें हुई और ऐसा लगा कि दोनों के बीच अच्छा तालमेल था। उन्हें ऐसे अनेक लच्छेदार भाषण सुनने पड़े जिनमें बताया गया था कि आक्रमण के बाद तिब्बत में भारी प्रगति हुई थी। 5 महीने बाद 20 वर्षीय तेंजिन ग्यात्सो और उनका दल इस पक्के आश्वासन के साथ चीन से रवाना हुए कि तिब्बत को वास्तविक स्वशासन का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन दलाई लामा की यह सीमित आशा पूर्वी तिब्बत के प्रभावित सीमावर्ती इलाकों से बाहर लासा तक की लंबी यात्रा पूरी होने तक भी नहीं बन पाई। उन्होंने देखा कि चीनियों द्वारा किए जाने वाले अपमान के खिलाफ जनता का रोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यह रोष 4 वर्ष पूर्व हुए चीनी आक्रमण के समय से ही बढ़ता जा रहा था। दमन चक्र। आमदो और खाम नाम की सीमावर्ती प्रांतों में, जो काफी समय से तिब्बत और चीन दोनों की केंद्रीय सरकारों के नियंत्रण से अर्ध स्वतंत्र थे, चीनियों ने करीब करीब तत्काल कई सुधार कार्यक्रम लागू करने का निश्चय किया। यह एक भारी गलती थी, क्योंकि इन प्रांतों की तिब्बती आबादी देश की बाकी आबादी जैसी ही थी, और इसके अलावा यह अन्य दूसरों की अपेक्षा स्वतंत्रता की ओर कहीं ज्यादा उन्मुख और आध्यात्मिक आस्थावान थी। आंडुक गोम्पो तासी ने, जो आगे चलकर तिब्बती विद्रोह के नायक बने, अपने संस्मरणों में लिखा है, खाम के मेरे इलाके में स्थानीय आबादी संपत्ति या पद स्थिति के आधार पर 5 वर्ग में बटी थी और चीनियों ने कुछ चुने हुए लोगों को बंदी बनाकर आतंकपूर्ण अभियान छेड़ दिया था। पहले 3 वर्गों को या तो सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया या फिर फौजी दस्तों द्वारा उन्हें गोली से उड़ा दिया गया। चीनियों ने हजारों बौद्ध विहार जला डाले और लामाओं व भिक्षुओं को बेवजह गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य दूसरों को तरह तरह से अपमानित किया या मौत के घाट उतार दिया। 1954 में चीनी नई कर प्रणाली और नए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू कर रहे थे तथा अपने धर्म का अनुसरण करने वाले आम लोगों को कठोर सजाएं दे रहे थे। पहले छापामार दस्ते। उपर्युक्त बातों के साथ साथ चीनियों ने खाम प्रांत के निवासियों को निरस्त्र करने का प्रयास किया। खाम इलाके के एक मामूली किसान के लिए उसकी तलवार या राइफल को उसके हाथ पैर की तरह उसके शरीर का हिस्सा माना जाता था। वह प्रतिरोध किए बिना किसी को भी अपनी स्वतंत्रता का हरण करने नहीं दे सकता था, न ही वह अपनी आंखों के सामने अपने धर्म का प्रहार होते देख सकता था। लोग झुंड बनाकर पहाड़ियों में जा छिपे और शीघ्र ही संपूर्ण तिब्बत में छापामार दस्ते दिखाई पड़ने लगे। 1956 तक लड़ने वाले तिब्बतियों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि चीन को उनके खिलाफ एक व्यापक सैनिक अभियान छेड़ने पर विवश होना पड़ा। विमानों और टैंकों को इस इलाके में तैनात कर दिया गया और लिथांग व बाथांग के बौद्ध विहार पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। छापामारों की मदद करने के संदेह में कई किसानों को कठोर दंड दिए गए और बड़ी संख्या में चीनियों को लाकर उनकी जमीनों पर बसा दिया गया। चीनी सेना की इस भारी शक्ति को देखकर कबीलाई छापामार पश्चिम में केंद्रीय तिब्बत और लासा की ओर बढ़ने लगे। दलाई लामा की चीन से वापसी के शीघ्र बाद अब यह अधिकाधिक स्पष्ट हो चुका था कि तिब्बत को एक स्वशासित सरकार देने के संबंधित माओ त्से तुंग के वायदों का व्यवहार रूप में कोई अर्थ न था। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गठित
यूनिफाइड प्रोपेरेटरी कमिटी फॉर द ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत नामक संगठित चीन समर्थकों से भरा पड़ा था और इसके सदस्य पेकिंग में हाँ मिलाते थे। राजधानी ल्हासा में स्थिति ठीक न थी। चीनियों के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा था। शहर की दीवारों पर ऐसे पोस्टर दिखाई पड़ने लगे थे जिनमें दलाई लामा के अधिकारों व तिब्बत की परंपराओं में चीनियों के हस्ताक्षरों की निंदा की गई थी। जैसे जैसे पूर्वी तिब्बत में विद्रोह की खबरें राजधानी में पहुंचनी शुरू हुई, लोकप्रिय नेता सामने आने लगे और चीनियों की निंदा करने लगे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। भारत यात्रा। तिब्बत में मौजूद गंभीर संकट के बावजूद 1956 का वर्ष एक सुखद जयंती का वर्ष भी था। यह भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की 25वीं जयंती का वर्ष था। भारत सरकार ने 21 वर्षीय दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। अपनी नाराजगी के बावजूद चीन के शासक उन्हें इस यात्रा पर जाने की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सके। भारत सरकार और भारतीय जनता द्वारा किए गए अभूतपूर्व स्वागत को देखकर बाद में दलाई लामा ने कहा था कि भारत यात्रा उनके लिए कोई विदेश यात्रा न होकर अपने घर आने जैसी बात थी। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने राजघाट पर, जहां भारत के नेता और अहिंसा के सिद्धांत के जन्मदाता महात्मा गांधी की समाधि स्थित है, एक व्याख्यान दिया। इसमें आश्चर्य नहीं कि उनके भाषण का विषय शांति था और यहाँ उन्होंने इस बात की पुनर्पुष्टि की जिसे वे बारंबार कहते आए थे, मानव जाति की मुक्ति का मार्ग उस धार्मिक भावना में निहित है जो वस्तुतः हम सभी में मौजूद है। किसी व्यक्ति या समाज द्वारा इस गुण का बलात् दमन किया जाना शांति के प्रति शत्रुता सरीखी बात है। बोध गया कि अपनी यात्रा पर जाते हुए उन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को, जिनमें बौद्ध, मुसलमान, हिंदू, ईसाई भी शामिल थे, यही संदेश दिया, जिन्होंने उनका अभिनंदन करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी घंटों प्रतीक्षा की थी। जब जब संभव हुआ, दलाई लामा ने इस अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए भी किया। वे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले, जिन्हें तिब्बत से सहानुभूति तो थी, लेकिन जिनका अत्यधिक शक्तिशाली चीन के मामलों में हस्तक्षेप करना कोई इरादा न था। उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई से भी बातचीत की, जो उन दिनों भारत आए हुए थे। चाउ एन लाई ने कुछ चीनी अधिकारियों की अति उत्साहपूर्ण कार्यवाहियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने पेकिंग में माओ त्से तुंग द्वारा दिए गए उस आश्वासन को भी दोहराया कि तिब्बत के अपना कामकाज स्वयं चलाने में सक्षम होते ही उसे वास्तविक स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। यह आश्वासन बड़ा विचित्र था, क्योंकि चीनियों के आने से पहले तिब्बतवासी अपना शासन बखूबी चला रहे थे। इसके बावजूद इस बात से दलाई लामा को थोड़ी राहत मिली। परिवर्तन बिंदु। ल्हासा लौटने पर उनकी यह राहत काफूर हुई। देश के पूर्वी भाग से चीनियों की अधिकारवादी सेना के हाथों तिब्बती समुदायों के सदस्यों के साथ बलात्कार करने, उन्हें यातनाएं देने और उनकी हत्याएं कर देने से संबंधित खबरें मिल रही थी। छापामारों को मदद देने के संदेह मात्र पर गांवों और बुद्ध विहारों पर बमबारी व गोलीबारी की जा रही थी। साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा था। तेंजिन ग्यात्सो के सामने यह स्पष्ट हो गया था कि चीनियों ने अपनी मर्जी थोपने के लिए बल प्रयोग के अलावा अन्य सभी रास्ते छोड़ दिए थे। सीमित स्वतंत्रता की सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी थी। 1957 के दौरान पूर्वी तिब्बत में जगह जगह विद्रोह का भड़कना जारी रहा और वर्ष समाप्त होते होते इन विद्रोहों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बिठाया जाने लगा। आंडुंग गोम्पो तासी के नेतृत्व में छुसी गांगडुंग नामक एक राष्ट्रीय छापामार आंदोलन संपूर्ण तिब्बत में शुरू हो गया। छुसी गांगडुंग का अर्थ है 4 नदियां 6 क्षेत्र। 1958 की गर्मियों में यह छापामार नेता अप्रत्याशित हमलों का नेतृत्व करते हुए राजधानी के निकटतर पहुंचता जा रहा था। कुछ ही महीनों में उसका हौसला इतना बुलंद हो चुका था कि वह ल्हासा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक चीनी टुकड़ी का सफाया कर पाने में सफल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप राजधानी में चीन विरोधी भावनाएं और अधिक भड़क उठी। स्थानीय प्रतिरोधी टोलियां छापामारों के साथ शामिल होने लगी। यहाँ तक कि कुछ एक महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों ने भी उन्हें बढ़ावा दिया। हालांकि आज दिन तक छापामार यही दावा करते हैं कि ल्हासा की सरकार का समर्थन न मिलने की वजह से ही उन्हें नीचा देखना पड़ा। जनता के बढ़ते हुए क्रोध की वजह से दलाई लामा की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वे तो हर तरह की चिंता के एकदम खिलाफ थे। इसके बावजूद उन्हें उन सीधे साधे सीमावर्ती लोगों की निंदा करना मुश्किल जान पड़ा, जो बुरी तरह भड़क उठे थे और अब उनके नाम पर अपने जीवनों की आहुति दे रहे थे। अंततः उन्होंने अपनी क्षुब्ध जनता को शांत करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन ऐसा करना उनकी शक्ति से परे साबित हुआ। इस बीच अपने गिर्द बढ़ती हुई तमाम अराजकता के बावजूद तेंजिन ग्यात्सो ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वे तिब्बत की सर्वोच्च शिक्षक उपाधि गेसे प्राप्त करने के लिए परीक्षा में बैठे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उन्हें 30 अत्यंत विद्वान लामाओं के साथ शास्त्रार्थ करना था। उल्लेखनीय है
कि उन्हें यह उपाधि केवल 24 वर्ष की आयु में ही मिल गई थी। हालांकि अधिकांश लामा 30 या 40 वर्ष की आयु में इसे पाने की कोशिश करते हैं। यह तथ्य अपने आप में उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह सफलता उस समय प्राप्त कर ली थी जब सारे देश में उथल पुथल हो रही थी। हालांकि यह सच है कि 1958 के अंत में लासा ही देश का एकमात्र स्थान रह गया था जहां स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य दिखाई पड़ती थी। लेकिन 9 वर्ष में आते ही लासा में भी तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया। यहाँ स्थिति के भड़क उठने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी और मार्च 1959 में यह स्थिति भी पैदा हो गई। लासा में क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। 9 मार्च 1959 को शाम होते होते सारा शहर गुस्से और क्षोभ से भर उठा था। नुक्कड़ों पर, कॉफी हाउसों में और घरों पर हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, हम कल दलाई लामा को चीनी शिविर में जाने से कैसे रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से तिब्बत की जनता के बीच एक संदेह पैदा हो रहा था। बौद्ध विहार में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के दौरान चीनी अधिकारियों ने दलाई लामा को बारंबार टोककर उनसे वह तारीख बतलाने को कहा था जिस दिन वे चीनी सैनिक शिविर में नाटक देखने आ सकते थे। कुछ दिनों बाद उनसे कहा गया कि उन्हें अपने सामान्य अंगरक्षकों या अपने विश्वसनीय अधिकारियों के बिना अकेले ही आना होगा। लासा के नागरिकों को यह निमंत्रण दलाई लामा का अपहरण करने के लिए बिछाए गए जाल जैसा लगा। मार्च के महीने की उस रात सोने से पहले नागरिकों ने जो कुछ भी उनके हाथ लगा, पुराने हथियार आदि, वह सब संभाल लिया। राजधानी करीब 8 वर्षों तक चीनी आधिपत्य बर्दाश्त कर चुकी थी, पर तिब्बती जनता हमलावरों को अपने दलाई लामा का अपहरण करने की इजाजत नहीं दे सकती थी, जो तिब्बत का प्रतीक थे। आज दिन तक लोगों को ठीक ठीक नहीं मालूम है कि उस दिन चीनियों का वास्तव में क्या इरादा था। निश्चित रूप से उनकी सारी गतिविधियां संदिग्ध थी। यह सच है कि चीनी अधिकारी चाहते थे कि दलाई लामा अगले महीने पेकिंग में होने वाले राष्ट्रीय असेंबली के अधिवेशन में भाग ले, एक ऐसी बात जिसमें दलाई लामा की कोई दिलचस्पी न थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे दलाई लामा का अपहरण करना चाहते थे या नहीं, यह एक अलग बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि लासा के नागरिकों को पूरी तरह यकीन था कि दलाई लामा की जान को खतरा था। उन्होंने जो कुछ किया यही सोचकर किया था। सुरक्षा के लिए 30,000 रक्षक। 10 मार्च को सूरज निकलने से पहले हजारों की संख्या में तिब्बती लासा से निकलकर नोरबुलिंखा नामक ग्रीष्मकालीन महल की ओर बढ़ रहे थे जहां दलाई लामा ठहरे हुए थे। दोपहर तक 30,000 से अधिक लोगों ने उनके निवास को घेर लिया था। उनमें से ज्यादातर लोग वहीं जमे रहे। भीड़ का रवैया अत्यंत उग्रतापूर्ण और चीनी विरोधी था। चीनी हमलावरों को निकाल बाहर करने और तिब्बत के लिए स्वतंत्रता की मांग के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे। एक तिब्बती अधिकारी के चीनी पोशाक में महल में घुसने की कोशिश करने पर उसे पत्थरों से मार डाला गया। जल्दी ही तिब्बती सेना की टुकड़ियों ने अपनी चीनी वर्दियां उतार फेंकी और यह भी भीड़ में शामिल हो गई। सभी दलाई लामा की रक्षा करने और उन्हें चीनी अधिकारियों के हाथ में न पड़ने देने के लिए परस्पर संगठित थे। इस बीच दलाई लामा अत्यंत निराश हो उठे। अपनी जनता का कत्लेआम रोकना ही उनकी एकमात्र चिंता थी। उन्हें डर था, और यह ठीक भी था, कि यदि यह विरोध लंबा खींच गया तो कत्लेआम मच जाएगा। इसलिए उन्होंने चीनियों से बातचीत जारी रखी और साथ ही लोगों को अपने अपने घरों को लौट जाने को मनाया। लेकिन भीड़ ने तितर बितर होने से इनकार कर दिया। भीड़ का संघर्ष किए बगैर चीनी शासन के सामने खामोशी से घुटने टेक देने का तनिक भी इरादा न था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चीनी शिविर में और उसके चारों ओर अनिष्टकारी गतिविधियां दिखाई पड़ने लगी। अधिक सैनिक दिखाई देने लगे और नोरबुलिंखा के चारों ओर की पहाड़ियों पर भारी तोपें तैनात कर दी गई। 17 मार्च को महल के मैदानों में 2 गोले दागे गए। दलाई लामा और उनके सलाहकारों ने इस घटना को इस संकेत के रूप में लिया कि चीनियों से संबंध बनाए रखने की उनकी सारी कोशिशें असफल रही थी। ऐसा जान पड़ा कि कम्युनिस्ट अब अपने विरोधियों का सहार करने को तैयार थे, भले ही उसका अर्थ दलाई लामा की हत्या से ही क्यों न हो। दलाई लामा अपनी जनता को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दुखी मन से पलायन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अगर तिब्बत नष्ट भी हो जाता है तो कम से कम उसके जीवंत प्रतीक दलाई लामा को तो मार्ग प्रशस्त करने के लिए बचे रहना चाहिए था। पलायन। रात होते ही तेंजिन ग्यात्सो ने अपने परिवार और सलाहकारों के साथ वहां से बच निकलने की तैयारियां शुरू कर दी। अपने उपासना गृह के शांत माहौल में आखिरी बार प्रार्थना करने के लिए दलाई लामा ने एक आम तिब्बती सैनिक की वर्दी पहन ली। अपने कंधे पर एक राइफल लटकाकर वे और उनका छोटा सा दल किसी की नजरों में पड़े बिना नोरबुलिंखा महल से बाहर निकलकर अंधेरे में ओझल हो गया। पहले कुछ मील खतरों से भरे हुए थे, क्योंकि इन लोगों को चीनी सैनिक शिविरों से बहुत नजदीक से होकर गुजरना था। वे वहां से निकलने में सफल हो गए और उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी। शीघ्र ही उन्हें छापामारों की एक टोली मिल गई,
जो उन्हें आगे ले जाने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। समय बर्बाद किए बिना यह समूचा दल दक्षिण तिब्बत के निर्जन इलाकों की ओर रवाना हो गया। इसके बाद के दिन घाटियों और ऊंचे दरों से होकर गुजरने के दिन थे। असुविधा, शीत और दुखों से भरे दिन। नोर्बुलिंखा में नरसंहार। करीब एक सप्ताह की यात्रा के बाद दलाई लामा को यह दुखद समाचार मिला कि चीनियों द्वारा नोर्बुलिंखा पर बमबारी की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। अभी तक दलाई लामा को आशा थी कि वे सीमा के पास अपनी सरकार स्थापित कर सकते थे, पर अब तो जिधर भी वे जाते चीनी उनका पीछा करते। उनके पास सीमा पार कर भारत पहुंचने का ही एकमात्र रास्ता बचा था। इस तरह 31 मार्च 1959 को बीमार, थके हारे और बेहद ही दुखी दलाई लामा ने ऐसा दुख जिसे वे शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकते थे, अपना देश छोड़ दिया। नोर्बुलिंखा से दलाई लामा के पलायन के 2 दिन बाद यह पता लगाए बिना कि दलाई लामा वहां मौजूद थे या नहीं, चीनियों ने बमबारी शुरू कर दी। कम्युनिस्टों के श्रेष्ठ हथियारों के सामने तिब्बतियों के जीतने की कोई संभावना ही न थी और शीघ्र ही महल के आसपास के मैदानों में और लासा की सड़कों पर शवों के अंबार लग गए। अगले कुछ दिनों में इस विद्रोह को कठोर पूर्वक कुचल दिया गया और इसके सभी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। तिब्बत पूरी तरह आतंक की चपेट में आ चुका था। आतंक पूर्ण शासन। 1950 से पहले तिब्बत की जनता ने एक अद्भुत धर्म, संस्कृति और जीवन पद्धति को अपनाया था। अपने आप में दोष रहित न होने के बावजूद यह जीवन पद्धति दुनिया में शेष बच रही अंतिम महान प्राचीन सभ्यता होने का दावा कर सकती थी। लासा में विद्रोह को कठोरतापूर्वक कुचल देने के बाद चीनियों ने तेजी से उस प्रत्येक चीज को तहस नहस कर डालने का प्रयास किया जिसने तिब्बत को सदियों से अद्भुत और अन्य दूसरों से भिन्न बना दिया था। अप्रैल 1959 के बाद से अपना शासन स्वयं चलाने के मामले में दखल से संबंधित तिब्बतियों की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया गया। लासा में वस्तुतः सैनिक तानाशाह स्थापित हो गए। हालांकि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चंद एक तिब्बती सरकार में बने रहे। पूरे तिब्बत में तुरंत बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम लागू कर दिए गए। हाल में विद्रोह में मदद करने वाले या विद्रोहियों से सहानुभूति रखने वाले सभी लोगों के खिलाफ आतंकवादी कार्यवाहियां शुरू हो गई। नरसंहार। तिब्बत के सामंतों और जमींदारों को जेल में डाल दिया गया। उन्हें अपमानित किया गया तथा प्रायः गोली से उड़ा दिया गया। वरिष्ठ लामाओं और भिक्षुओं पर ज्यादा ही अत्याचार किए गए। बौद्ध विहारों को खाली कर दिया गया, इमारतों को नष्ट कर दिया गया और तत्पश्चात भिक्षुओं को अत्यंत हेय कार्य करने पर विवश किया गया। रेड स्टार ओवर तिब्बत शीर्षक पुस्तक के लेखक दावा नोर्बू ने एक आदमी की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है जिसके साक्या नामक गांव में उक्त घटनाएं घटी थी। जब हमने अत्यंत आदरणीय लामाओं को, जो कल तक हमारे लिए देवताओं सरीखे थे, मेला ढोते और इसमें पानी मिलाकर इसे शाक वाटिकाओं में डालते देखा, हम में से अनेक की आंखों में आंसू आ गए। हजारों की संख्या में अन्य दूसरों के साथ इसे भी कहीं बुरा बर्ताव किया गया। कुछ तो श्रम शिविरों में भूख से मर गए या फिर उनकी जघन्यता पूर्वक हत्या कर दी गई। गरीब से गरीब किसान भी दमन की इस लहर से बच नहीं पाए। उस प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर चीनी शासन का विरोध करने का संदेह हुआ, दंडित किया गया या मौत के घाट उतार दिया गया। इन दिनों स्थिति इतनी खराब थी कि हजारों की संख्या में भागकर आने वाले तिब्बती शरणार्थियों के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आयोग ने तिब्बत वासियों के साथ चीन के बर्ताव को नरसंहार बताया था। कम्युनिस्ट व्यवस्था में जीवन। कृषि के पुनर्नियोजन या सामूहिकीकरण की व्यवस्था को सारे देश में लागू कर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि अब व्यक्ति जमीन का स्वामी नहीं रह गया था। इसके स्थान पर लोगों के समूह मिलकर जमीन पर खेती करते थे। सामूहिक कृषि फार्म कम्युनिस्ट व्यवस्था के अंग थे। चीन में ये कृषि फार्म कुछ हद तक सफल रहे थे क्योंकि यहाँ किसानों की कम्युनिज्म में आस्था थी, लेकिन तिब्बत में ऐसे कृषि फार्म असफल रहे। सामंतों और बौद्ध विहारों की विशाल संपत्तियों को विभाजित कर दिया गया और सभी स्थानों पर खेती करने के लिए किसानों को लगभग 10-10 परिवारों के समूह में बांट दिया गया, जिन्हें परस्पर सहायता टोलियां कहा जाता था। कभी खत्म न होने वाला काम और नई कम्युनिस्ट सरकार के सुख के बारे में अक्सर आयोजित किए जाने वाले प्रचार अभियान हर किसी की नियति बन चुके थे। जैसा कि दावा नोर्बू ने लिखा है, अप्रैल 1959 के अंत तक हमारा जीवन एक नया रूप ले चुका था। यह एक ऐसी उबाऊ दिनचर्या में फंस गया था जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। बस बैठ के और काम, काम और बैठ के। जैसी की आशा की जाती थी, तिब्बत में जीवन के पुनः विभाजन से गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। वास्तव में पूर्वी तिब्बत में कई किसान अपनी जमीनों से ही हाथ धो बैठे क्योंकि चीन के नए उपनिवेशवादी उनकी जमीनें हड़पने के लिए वहां आ पहुंचे थे।
सामूहिक फार्मों पर काम करने वाले परिवारों को बरसों कम से कम खाने को दे दिया गया। इन दिनों देश में बड़ी संख्या में आने वाले चीनी अधिकारियों और सैनिकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भारी मात्रा में खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी। 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ने पर सैनिकों की संख्या और अधिक बढ़ गई तथा उसके बाद से यह संख्या 2.5 लाख से ऊपर बनी हुई है। तिब्बतियों की ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से उगने वाली जौ की परंपरागत फसल को अनिवार्य रूप से गेहूं की फसल में बदल दिया गया। यह कदम विनाशकारी साबित हुआ। यह परिवर्तन मुख्य रूप से इसलिए किया गया था क्योंकि चीनियों को गेहूं ज्यादा पसंद थे, लेकिन तिब्बत की जमीन पर इसका अत्यंत हानिकारक असर पड़ा और बड़े पैमाने पर अकाल की स्थिति पैदा हो गई। 1959-62 के वर्ष खासकर बुरे थे और समझा जाता है कि इनके दौरान लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, लेकिन 7वें और 8वें दशकों में बारंबार अकाल पड़े। सांस्कृतिक क्रांति। 1959 के बाद के वर्षों में तिब्बती संस्कृति और परंपराओं पर प्रहार होते रहे और इन्हें नष्ट करना जारी रहा। समस्त शिक्षा चीनी भाषा के माध्यम से दी जाने लगी। धर्म को जहर घोषित कर दिया गया और इस पर कारगर ढंग से रोक लगा दी गई। कई बच्चों को जबरदस्ती उनके माता पिताओं से छीनकर चीनी आदर्शों की शिक्षा पाने के लिए चीन भेज दिया गया। इस बीच चीनी अधिकारी तिब्बत का कामकाज चलाते रहे। 1966 में चीन में कम्युनिस्ट नेताओं ने सांस्कृतिक क्रांति नामक आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन का एक मकसद उस प्रत्येक चीज को नष्ट कर देना था जिसका संबंध अतीत से था। इसके परिणाम स्वरूप तिब्बत में बौद्ध तीर्थों और विहारों पर आफत की एक लहर आ गई। चीनी सेना के लाल रक्षकों ने तिब्बत की पवित्रतम बौद्ध तीर्थ लासा के जोखंग बौद्ध मंदिर पर धावा बोलकर वहां की सारी पवित्र मूर्तियों और चित्र को नष्ट कर दिया गया। लासा के निकट स्थित विशाल गांधीन विहार, जहां किसी जमाने में 6000 भिक्षु रहा करते थे, मलबे का ढेर बनकर रह गया। आज यह रोमन खंडहर कहीं अधिक दिखाई पड़ता है और ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 30 साल पहले यहाँ इंसान रहा करते थे। सबसे ज्यादा हृदय विदारक बात तो यह है कि तिब्बत का 60% धार्मिक साहित्य जलाकर राख कर दिया गया। संस्कृति और कला के विध्वंस की इन कार्यवाहियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाकर जेलों में डाल दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों की लूट। इस बीच कम्युनिस्ट शासक तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों को जी भरकर लूट रहे थे। चीनी तिब्बत को पश्चिमी खजाना कहते हैं और उनका ऐसा कहना उचित भी है, क्योंकि तिब्बत यूरेनियम, तेल, कोयला, तांबा और सोना समेत नाना प्रकार के खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है, जिन्हें अभी तक पूरी तरह निकाला नहीं गया है। खाम प्रांत में घने वन है। आज ये वन नष्ट हो चुके हैं और पुनः वन रोपने का भी कोई संकेत नहीं मिलता। पिछले 30 वर्षों के दौरान चीन ने इन वनों की लकड़ी के निर्यात से 5.4 करोड़ डॉलर कमाए हैं और आज भी प्रति मिनट 1 लारी माल की दर से यहाँ के वन काटे जा रहे हैं। 1959 के बाद वर्षों तक छापेमारों के छोटे छोटे दस्तों ने पहाड़ों में काफी अंदर स्थित अपने अड्डों से चीनियों पर घात लगाना जारी रखा, पर अधिकांश आम तिब्बतियों के पास विदेशी शासन के सामने घुटने टेकने के अलावा अन्य कोई विकल्प न था, जो वास्तव में और कुछ न होकर कठोरतम किस्म का उपनिवेशवाद था। 8वें दशक के अंत में कहीं जाकर यहाँ की स्थिति में कुछ सुधार दिखाई पड़ा। निर्वासन की अवधि। उनकी अपनी खतरनाक यात्रा पूरी हो जाने पर दलाई लामा का भारत सरकार और भारतीय जनता ने अत्यंत हार्दिक स्वागत किया। उन्हें और उनके अनुयायियों को शरण दे दी गई। अंततः दलाई लामा ने धर्मशाला को अपना मुख्यालय बनाया, जो हिमालय पर्वतमाला के पहले चट्टानी अवरोध की तलहटी में स्थित एक सुंदर, पुरानी और ब्रिटिशकालीन पहाड़ी सैरगाह है। सीमा पार से हजारों की संख्या में आने वाले तिब्बती शरणार्थियों की देखभाल करना तेंजिन ग्यात्सो के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। अगले 30 वर्षों तक इन सताए हुए तिब्बत शरणार्थियों के समूह लगातार भारत पहुंचते रहे। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख लोग चीनियों के चंगुल से बच निकले। शरणार्थियों में हर वर्गों के लोग शामिल थे, वरिष्ठ लामा, खानाबदोश, सामंत और किसान। कई लोगों को अपना परिवार छोड़कर भागना पड़ा। इनमें अनेक बच्चे और अनाथ भी थे। इनमें से ज्यादातर लोग अपना सारा कुछ तिब्बत में छोड़ आए थे और उनके सामने एक नई संस्कृति और विभिन्न जलवायु के साथ तालमेल बिठलाने से संबंधित समस्याएं मौजूद थी। शरणार्थियों को स्वीकार करने में भारत सरकार ने काफी उदारता बरती और यह आज भी काफी उदारता बरत रही है। शरणार्थियों को भारत में कई हिस्सों में बस्तियां और जमीन मुहैया कराई गई। अपना स्थायी आधार तैयार होते ही दलाई लामा और उनकी सरकार उन परियोजनाओं पर अमल करने में सफल हुई है, जिसने तिब्बती शरणार्थियों को स्थानीय परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने और अपनी तिब्बती संस्कृति को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। भारत में बिताई गई लंबी अवधि। वास्तव में तिब्बती शरणार्थियों को अत्यंत सफल लोगों में माना गया है। दलाई लामा के पलायन के बाद के 30 वर्षों में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मिली है।
ऐसे स्कूल खोले जा चुके हैं जिनमें उनके इतिहास में पहली बार समाज के हर वर्ग के बच्चे पूर्णकालिक शिक्षा पाते हैं। दस्तकारी की चीजें, सुंदर कालीन व अन्य दूसरी परंपरागत वस्तुएं बनाने के लिए दस्तकारी योजनाओं पर अमल किया गया है, जिनसे दक्षता प्राप्त तिब्बती पुरुषों व महिलाओं को रोजगार मिलता है। अस्पतालों का निर्माण किया गया है और नए बौद्ध विहार स्थापित किए गए हैं। यहाँ तिब्बती कम से कम अपने धर्म का शांतिपूर्वक अनुसरण तो कर सकते हैं। तेंजिन ग्यात्सो ने अपना धार्मिक अध्ययन और उपदेश देना जारी रखा है, क्योंकि इनके साथ दलाई लामा का हमेशा ही मुख्य रूप से सरोकार रहेगा। अंततः उन्होंने तिब्बत लौटने की आशा के साथ तिब्बत की प्रायः गैर लोकतांत्रिक और उबाऊ कार्यप्रणाली में भी सुधार करने का प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप 1963 में उन्होंने तिब्बत के लिए एक नया उदार और लोकतांत्रिक संविधान जारी किया, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि सुधार कार्यक्रम लागू न कर पाना ही उनके देश की त्रासदी के लिए उत्तरदायी कारणों में से एक था। पुराने तिब्बत का तो हमेशा हमेशा के लिए लोप हो चुका है और पहले वाले रूप में कोई उसकी वापसी भी नहीं चाहता। दलाई लामा काफी पहले ही समझ चुके थे कि सुधारों की और खासकर भूमि संबंधी सुधारों की तिब्बत को बेहद जरूरत थी। पहले से ही और आज भी उनकी यही मान्यता है कि इन सुधारों पर स्वयं तिब्बतियों को ही अमल करना चाहिए। लासा में अपनी किशोरावस्था से हायरनिस हारेर के साथ एटलस के पन्ने पलटने के समय से ही तेंजिन ग्यात्सो को यात्राएं करने का विचार भाग गया था। अपनी लंबी निर्वासन अवधि के दौरान उनकी यह इच्छा भी पूरी हो चुकी है। उन्हें विश्व के विभिन्न देशों में आमंत्रित किया जा चुका है, जहां बड़ी संख्या में समाज के समस्त वर्गों, धर्मों, अभिरुचियों व जातियों के लोग उनके विचारों को सुन चुके हैं। विश्व के अनेक राजनीतिज्ञ और धार्मिक नेता दलाई लामा के साथ घंटों गहन विचार विमर्श कर चुके हैं। जैसा कि शायद आप सोचते हो, दलाई लामा के संदेश सिर्फ तिब्बत की कठिनाइयों के बारे में नहीं है, पर उनकी बातों में इससे संबंधित उनके अनुभवों की छाप साफ दिखाई पड़ती है। इसके बजाय वे सभी मानवतावादियों से भूमंडलीय तौर पर अपील करते हैं। वे हर व्यक्ति को जाति, नस्ल, लिंग या राष्ट्रीयता संबंधी भेदभाव के बिना मानव जाति के समस्त सदस्यों के प्रति सार्वभौमिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने की शिक्षा देते हैं। यह मान्यता उनकी अपील का आरंभ बिंदु है कि दुनिया में प्रत्येक प्राणी खुशहाली की कामना करता है, वह दुखी नहीं रहना चाहता। उनका कहना है, समान मानव परिवार के सदस्यों के रूप में अपने गिर्द मौजूद अन्य दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं व आकांक्षाओं की उपेक्षा करते हुए सिर्फ स्वयं को खुशहाल बनाने का प्रयास करना नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि से गलत है। यह बात व्यक्तियों पर और राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होती है। लालच और स्वार्थ की वजह से युद्ध होते हैं। दया भाव और समझदारी से इन्हें टाला जा सकता है और इनके फलस्वरूप होने वाले घावों को भी भरा जा सकता है। आधुनिक मानव के लिए संदेश। दलाई लामा के भाषणों और उनके लेखन से उनके विचारों की स्पष्टता और इनमें अंतर्निहित विनम्रता झलकती है। क्या सही है और क्या गलत, इस संबंध में सही दृष्टिकोण के बावजूद उसका मानना है कि उक्त निष्कर्ष पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। सभी धर्मों के अपने अच्छे मुद्दे होते हैं। सभी मनुष्य, चाहे वे धार्मिक प्रवृत्ति का हो या नहीं, प्रेम और दयावान की सराहना करते हैं। उन्होंने उग्र स्थिति अपनाने के प्रति भी सचेत किया है, यह मानते हुए कि विश्व की अधिकांश समस्याओं के लिए पश्चिम का अतिशय भौतिकवाद ही उत्तरदायी है। वे इसे तिलांजलि देकर पहाड़ों पर चले जाने की सलाह नहीं देते। इसके बजाय उद्देश्य यह होना चाहिए कि भौतिकवाद का आध्यात्मिक प्रगति के साथ तालमेल स्थापित करने के तरीकों की खोज की जाए। कई लोगों की राजनीति और धर्म के क्षेत्र में दलाई लामा की दोहरी भूमिका की सराहना कर पाना कठिन लगता है। क्या इनका एक दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा? पर दलाई लामा की राय में राजनीति लक्ष्य तक पहुंचने का साधन, मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने का रास्ता है। अगर राजनीतिज्ञ इन समस्याओं पर अच्छी नियति से विचार करें तो राजनीति दूषित नहीं होगी। यदि उनकी नियति अच्छी नहीं है तो इसमें दोष उन्हीं का है। दूसरे शब्दों में राजनीतिज्ञ गंदे हो सकते हैं, राजनीति नहीं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप एवं जापान की अपनी यात्राओं के दौरान दलाई लामा ने व्यक्ति, धर्म और विश्व संबंधी मामलों के बारे में अपनी बातें नए ढंग से सामने रखी है। वे इन मुद्दों और समस्याओं के बारे में इस ढंग से बात करते हैं जिस ढंग से लोगों ने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। वे तो पत्रकारों को भी ताज्जुब में डाल देते हैं, जो विश्व का भ्रमण करने वाले उन निर्वासित नेताओं की बातें सुनने के अभ्यस्त हो चुके हैं, जो अपने मुंह मियां मिठू बनते हैं। 1980 में उनकी अमेरिका यात्रा के बाद एक पत्रकार ने लिखा, वे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो राजनीति के रंगों के प्रभाव से अछूते हैं। वे ऐसे धार्मिक नेता हैं जो संकीर्णता से परे है। वे ऐसे शरणार्थी हैं जिन्हें अपने ऊपर तनिक भी दया नहीं आती। शायद वे बुद्ध है। विश्व शांति की ओर। 1984 में दलाई लामा ने अ ह्यूमन अप्रोच टू वर्ल्ड पीस, मतलब विश्व शांति के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण शीर्षक पैम्फलेट की रचना की। इसमें उन्होंने अत्यंत सरल और सीधे साधे ढंग से विश्व शांति के प्रति अपने दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उनके अन्य विचारों की तरह इस पैम्फलेट की शुरुआत भी बड़ी बड़ी बातों से नहीं होती।
इसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्तर आप या मैं पर शुरुआत की है। उनका तर्क यह है कि यदि हम जीवन के प्रति स्वार्थपूर्ण रवैया अपनाते हैं और अपने स्वयं के लाभ के लिए निरंतर दूसरों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं तो हमें अस्थायी रूप पर तो कुछ लाभ पहुंच सकता है, पर आगे चलकर विश्व शांति का तो कहना ही क्या, हम निजी सुख भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंतरिक शांति ही आरंभ बिंदु है और प्रत्येक व्यक्ति के इस दिशा में प्रयत्नशील होने पर ही हम गंभीर तनावों को हल करने के बारे में सोच सकते हैं। अपने पैम्फलेट में तेंजिन ग्यात्सो ने ऐसे 4 प्रस्ताव रखे हैं जिन्हें वे सद्भावना, न्याय और समानता से परिपूर्ण समाज के लिए जरूरी समझते हैं। पहला, भूमंडलीय समस्याएं हल करने के लिए सार्वभौमिक मानवतावाद आवश्यक है। दूसरा, दयाभाव विश्व शांति का स्तंभ है। तीसरा, विश्व के सारे धर्म और साथ ही नाना प्रकार की विचारधाराओं वाले मानवतावादी इसी आधार पर विश्व शांति के पक्षधर है। चौथा, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थाओं को रूप देना प्रत्येक व्यक्ति का सार्वभौमिक उत्तरदायित्व है। दलाई लामा ने तर्क देते हुए कहा कि अपने मानवतावादी गुणों का विकास करना इन्हें भूमंडलीय समस्याओं पर लागू करने के लिए एक तार्किक कदम जैसा है। इसमें संदेह नहीं कि यह ऐसे आधुनिक विश्व में एक आवश्यकता है जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए उल्लेखनीय रूप से समित स्थान बन गया है। अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा। आक्रमण, लोभ और प्रतिस्पर्धा हमेशा ही प्राणियों के स्वभाव का अंग रहे हैं और अनेक लोगों का विश्वास है कि ये चीजें हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन ये प्रवृत्तियां ऐसे विश्व में कहीं ज्यादा खतरनाक बन गई है जिसमें अत्याधुनिक हथियारों की प्रचुरता है और नाभिकीय विनाश की भारी आशंका बनी हुई है। दलाई लामा के विचार में इस स्थिति का सामना करने के लिए हमें सबके प्रति दयाभाव पैदा करने के लिए प्रयास करना होगा। सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए नहीं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जैसे मित्र या परिजन, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति भी व्यापक दयाभाव जिसने आपको हानि पहुंचाई है, अर्थात आपका शत्रु। इस प्रकार के दयाभाव का विकास करने से मन में शांति पैदा होती है जो हर किसी के लिए उपयोगी होती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो देश का कामकाज चलाने के लिए उत्तरदायी है और जिनके हाथों में विश्व शांति का ढांचा खड़ा करने की शक्ति है और ऐसा करने का अवसर मौजूद है। अपने पैम्फलेट में दलाई लामा ने विभिन्न धर्मों, समुदायों, देश और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच परस्पर समझ को कहीं ज्यादा बढ़ाने की अपील की है। कोई एक व्यवस्था या राजनीति विचारधारा अन्य दूसरी से बेहतर नहीं होती और उन्होंने तर्क दिए है कि विभिन्नता का होना वांछनीय है क्योंकि इसमें हमें लाभ पहुंचता है। इस बात को सराहते हुए हम उस दृष्टिकोण से बच सकते हैं जिसकी वजह से भी विश्व को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। दलाई लामा के ये विचार एक ऐसे निर्वासित नेता के विचार कतई नहीं लगते जिसे अपनी संस्कृति और अपने देशवासियों के विनाश का सामना करना पड़ा है और यही बात उनके शब्दों को सशक्त और मार्मिकता प्रदान करती है। थोड़ा परिवर्तन। 1976 में माओ त्से तुंग की मृत्यु और उसके समर्थकों 4 व्यक्तियों के गिरोह गैंग ऑफ 4 के पतन का परिणाम चीन में उदारीकरण की नई नीति के रूप में निकला। अंततः तिब्बत भी इसकी परिधि में आ गया और इसकी शुरुआत चीनी नेताओं की इस स्वीकारोक्ति के साथ हुई कि तिब्बत में उन्होंने सारा कुछ चौपट कर डाला था। उन्होंने कहा कि स्थिति में परिवर्तन होगा और अपनी नीयत अच्छी साबित करने के लिए चीनी नेताओं ने दलाई लामा के प्रतिनिधियों को तिब्बत आकर वहां की स्थिति स्वयं देखने को आमंत्रित किया। उन्होंने दलाई लामा से उनकी तिब्बत वापसी के बारे में भी बातचीत करने तथा प्रशासन में उनके लिए उपयुक्त पद खोजने के लिए अपनी रजामंदी की घोषणा की। इस प्रकार 1979, 1981, 1982 और 1985 में तिब्बती शरणार्थियों के 4 प्रतिनिधि मंडल वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए तिब्बत गए। प्रतिनिधियों को वहां हुए विध्वंस को देखकर पहले भारी धक्का लगा। उन्हें हर जगह सुनसान बौद्ध विहार देखने को मिले। 3500 बौद्ध विहारों और पुस्तकालयों में सिर्फ 100 से भी कम बच रहे थे। पवित्र मूर्तियों को विरूपटिया नष्ट कर दिया गया था। बहुमूल्य मूर्तियों और आभूषणों को गलाकर पैकिंग में बेच दिया अथवा नष्ट कर दिया गया था। तिब्बतियों के लिए अपने धर्म का अपवित्रीकरण और अपमान भारी वित्तीय क्षति से कहीं अधिक था। तिब्बतियों के साथ चीनियों का बर्ताव इससे भी कहीं बदतर था। रंग भेद पर आधारित बर्ताव। मुख्य नगरों में चीनी अलग परिसरों में रहते हैं जहां उन्हें बिजली, पानी और सीवर लाइन सरीखी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध है। दूसरी ओर तिब्बतियों को न तो किसी तरह की बुनियादी सुविधाएं ही सुलभ है और न ही कायदे का भोजन, कपड़े और चिकित्सा सुविधाएं। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य चीन से आकर तिब्बत में बसने वालों के हाथों यहाँ के उपनिवेशीकरण को देखकर स्तब्ध रह गए। जिनिंग, जो किसी समय में चीन की सीमा से सट्टा तिब्बत का एक सीमावर्ती नगर था और यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर तेंजिन ग्यात्सो का जन्म हुआ था,
पूरी तरह एक चीनी नगर बन चुका था। बड़ी संख्या में चीनियों की मौजूदगी से तिब्बतियों को इस बात का डर है कि वे पूरे तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। जैसा कि हाल ही में एक पर्यटक ने बताया, आप जिधर भी नजर दौड़ाए आपको चीनी ही दिखाई देंगे। सड़क पर इक्के दुक्के तिब्बतियों को देखकर उन ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की याद ताजा हो उठती है, जो अपने ही देश में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनकर रह गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि तिब्बत के इस भाग में तो पहले से ही ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। कुबुम के विशाल तिब्बत बौद्ध विहार के बाहर फोटोग्राफर उन चीनी सैलानियों का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें परंपरागत तिब्बती पोशाक पहनकर चित्र खिंचवाने का शौक था। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को इस चीनी अतिक्रमण के एक और भयावह पहलू के बारे में भी सुनने को मिला। तिब्बती महिलाओं को जबरदस्ती गर्भपात कराने और बंधीकरण के लिए मजबूर किया गया था। दलाई लामाओं के पवित्र शहर लासा में चीनी आबादी शीघ्र ही बहुसंख्यक हो जाएगी। तिब्बतियों के अधिकांश पारंपरिक धंधों पर भी चीनी काबिज हो गए हैं, जैसे सिलाई, जूते बनाना इत्यादि। और अधिकांश दुकानें व रेस्तरां भी वे लोग ही चला रहे हैं। यहाँ तक कि बौद्ध विहारों में चढ़ाने के काम आने वाले पवित्र दुसाले दर्शनार्थियों को बेचने का धंधा करने वाले भी चीनी ही थे। चीनी मजदूरों को विशेष रियायतें और सुविधाएं देकर तिब्बत आने को प्रोत्साहित किया जाता था और आज भी प्रोत्साहित किया जाता है, तथा इस तरह उन्हें स्वयं चीन में अपनी आमदनी से 2 या 3 गुना अधिक कमाने की अनुमति दी जाती है। इसके विपरीत लासा में तिब्बतियों के बीच बेरोजगारी 70% पर स्थिर है और अनेक लोगों को भीख मांगनी पड़ती है या फिर विदेश पर्यटकों की दया पर निर्भर करना पड़ता है। तिब्बतियों की धार्मिक और राष्ट्रीय भावना। प्रतिनिधि मंडल को यह जानकारी जरूर मिली कि चीनियों के दमन चक्र की गति में अलबत्ता कमी आई है। चीन के अन्य भागों की तरह भूमि के सामूहिकीकरण का उन्मूलन किया जा चुका था और किसानों को पुनः जौ की खेती करने और अपना फालतू गल्ला खुले बाजार में बेचने की अनुमति मिल चुकी थी। अब स्कूलों में थोड़ी बहुत तिब्बती भाषा भी पढ़ाई जाने लगी और तिब्बत के अंदर यात्रा करने से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दे दी गई। लेकिन जनता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि अपने धर्म का अनुसरण करने पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी गई थी। चंद एक बौद्ध विहारों की मरम्मत चल रही थी और भिक्षु शेष बचे हुए विहारों में मक्खन से जलाए जाने वाले दीपकों की पुनः देखभाल करने लगे थे। लेकिन चीनी अधिकारियों का इन विहारों की समस्त गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण था। चीनियों द्वारा बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए किए गए समस्त प्रयासों के बावजूद प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उस असाधारण शक्ति को देखकर वास्तव में अत्यंत प्रभावित हुए, जिसके बूते पर तिब्बती जनता ने दलाई लामा और बौद्ध धर्म के प्रति अपनी समर्पण भावना को बराबर रखा था। जहां जहां प्रतिनिधि मंडल के सदस्य गए, वहां वहां रोती हुई भीड़ ने उन्हें घेरकर उनसे दलाई लामा की वापसी की मांग की। शुरू में चीनी अधिकारियों को तिब्बतियों की इस भक्ति भावना और तिब्बत में दलाई लामा के प्रति समर्थन को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि यह खत्म हो चुका था। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया था। पर्यटक। 1984 और 1987 के बीच तिब्बत में पश्चिमी देशों से आने वाले कैमराधारी पर्यटकों की भरमार होने लगी। देश की सीमा को इस तरह खोलने का एक कारण विदेशी मुद्रा कमाना था, जिससे तिब्बत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिल सकती थी, जिसका विगत में भारी दुरुपयोग किया गया था। चीनियों को यह उम्मीद भी रही होगी कि पश्चाताप संस्कृति के खुले प्रदर्शन से तिब्बती राष्ट्रवाद और परंपराओं को कारगर ढंग से क्षीण बनाया जा सकेगा। इतने कारगर ढंग से जितना कि वर्षों से चले आ रहे दमन चक्र से भी नहीं हो पाया था, और जैसा कि पश्चाताप सभ्यता विश्व के अन्य भागों में कर चुकी थी। शायद कालांतर में उनकी यह योजना सफल रही होती, लेकिन इसका तत्कालिक परिणाम यह निकला कि तिब्बत में राष्ट्रवाद की ज्वाला और भड़क उठी। आरंभिक पर्यटकों के शरणार्थियों के साथ संबंध थे और वे तिब्बत समर्थक थे। उन्होंने लोगों को दलाई लामा और बाहरी विश्व के बारे में बताया। उनकी धारणा थी कि चीनी कुशासन के खिलाफ और सुधारों की अपर्याप्तता के कारण बढ़ता हुआ क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। बढ़ती हुई हिंसा। अक्टूबर 1987 में लासा में भिक्षु अपने एक साथी के गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीनी सुरक्षा पुलिस से सीधे भिड़ गए। उसके बाद दंगे भड़क उठे। अनेक तिब्बतियों को गोली से भून दिया गया और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्यवश चीनी पहले की तरह इस घटना को छिपा नहीं पाए, क्योंकि शहर विदेशी पर्यटकों से भरा हुआ था। बल्कि बुरी तरह घायल 2 तिब्बती की मदद करने के आरोप में 2 अमेरिकी डॉक्टर गिरफ्तार होते होते बचे थे। तिब्बती अस्पताल जाते हुए भी डरते थे, क्योंकि वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। चीनियों ने इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप कड़ी कार्यवाही की। लासा पुलिस व सैनिक टुकड़ियों से पट गया तथा हजारों की संख्या में और लोगों को लाकर यहाँ पर बसा दिया गया।
गुप्त रूप से एक फिल्म बनाकर और चोरी छिपे देश के बाहर निकलकर इसे ब्रिटिश टेलीविजन पर दिखाया गया। इस फिल्म से चीनियों की नरसंहार की नीति का, तिब्बतियों का तथा उस प्रत्येक चीज का सफाया करने की नीति का पर्दाफाश हो गया जिसमें उन्हें आस्था थी। 1988 में और पुनः 1989 में 10 मार्च को दलाई लामा के निर्वासन की सालगिरह पर और अधिक हिंसक दंगे भड़क उठे। हालांकि चीनियों ने यह दावा किया था कि इस हिंसा में चंद एक आंदोलनकारियों का हाथ था। इसके बावजूद पिछले 6 वर्षों के दौरान तिब्बत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष स्पष्ट हो चुका था कि यह एक राष्ट्रीय विरोध था। यह किसी भी समय भड़क सकता था और यह गहराता जा रहा था। दलाई लामा से यथाशीघ्र बात करने पर ही चीन तिब्बत में बढ़ती हुई हिंसा को रोक सकता था, जिससे तिब्बत में रहने वाले प्रत्येक चीनी के लिए खतरा पैदा होने वाला था। दलाई लामा ही ऐसे व्यक्ति है जो तिब्बती विरोध और राष्ट्रीय भावना को शांत कर सकते हैं और चीनी यह बात अच्छी तरह जानते हैं। शांति प्रस्ताव। दलाई लामा समझौता वार्ता के लिए और वाकई कुछ रियायतें देने को तैयार है। चीन से आकर बसने वाले लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे अतिक्रमण के बारे में वे अत्यंत चिंतित है। जैसा कि उनका कहना है, इस बात का भारी खतरा मौजूद है कि संपूर्ण तिब्बती जाति का अपने अनूठे धर्म और संस्कृति के साथ लोप हो जाएगा। यदि वर्तमान स्थिति बनी रही तो तिब्बती अपने देश में ही अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। 1987 में चीनियों के सामने रखी गई 5 सूत्री शांति योजना का सार इस प्रकार है। प्रथम, तिब्बत का विसैन्यीकरण किया जाए और विशेषतः यहाँ मौजूद नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र अड्डों को हटाया जाए। दूसरे, इस क्षेत्र में लाखों की संख्या में चीनियों को बसाने की प्रक्रिया बंद की जाए। इसके एवज में दलाई लामा तिब्बत की प्रतिरक्षा और विदेश नीति संबंधी मामलों का उत्तरदायित्व चीन को सौंपने को तैयार है। तिब्बती समुदाय में कुछ लोगों का ख्याल है कि दलाई लामा के इस भद्रतापूर्ण रवैये का अर्थ है आत्मसमर्पण। ये लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र तिब्बत की मांग करते हैं और एक अल्पसंख्यक जाति यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक लंबा छापामार युद्ध छेड़ने को तैयार हो सकती है। लेकिन जैसा कि दलाई लामा ने बल देकर कहा, स्वतंत्रता का प्रश्न फिलहाल गैर यथार्थवादी है। सबसे पहले व्यवहारिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, अन्यथा तिब्बती जनता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। दोनों पक्षों के बीच समझौता वार्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्षों से चले आ रहे नरसंहार और दमन के बाद निश्चित रूप से चीनियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे कुछ रियायतें दें। तिएननमन चौक की घटनाओं के बाद से चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तुष्टि करना आवश्यक हो गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि तिब्बत में बढ़ती हुई हिंसा मंगोलिया और सिंगचांग सरीखे इलाकों तक फैल गई तो यह चीन के लिए बहुत बुरी बात साबित होगी। इन क्षेत्रों में 6 करोड़ चीनी अल्पसंख्यक रहते हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के बावजूद दलाई लामा अपने कुछ एक देशवासियों को हिंसा का रास्ता अपनाने से नहीं रोक पाएंगे। तिब्बत की कहानी 20वीं सदी की महान त्रासदियों में से है और यह त्रासदी आज तक जारी है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिससे शेष विश्व या तो अनभिज्ञ है अथवा यह इसकी उपेक्षा कर रहा है। शांति स्थापना संबंधी कार्यों के लिए दिए जाने वाला अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 1989 का नोबेल पुरस्कार दलाई लामा के कार्यों के प्रति मान्यता का संकेत है। प्रत्येक चीज के बावजूद दलाई लामा का शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा इस सब के पीछे से जागता हुआ और विश्व के लिए संदेश देता दिखाई पड़ता है। विश्व शांति पर अपने एक निबंध के अंत में उन्होंने लिखा था, जब कभी मैं किसी विदेशी से मिलता हूँ तो मेरे मन में एक ही भावना रहती है, मैं मानव परिवार के एक अन्य सदस्य से मिल रहा हूँ। इस दृष्टिकोण ने समस्त प्राणियों के प्रति मेरे स्नेह को प्रगाढ़ बनाया है। मेरी यह स्वाभाविक कामना विश्व शांति के ध्येय में मेरा तुच्छ अंशदान बने। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस भूमंडलीय पर अत्यधिक मैत्रीपूर्ण व सद्भावनापूर्ण तथा परस्पर ख्याल रखने वाले और अत्यंत समझदार मानव परिवार का आविर्भाव हो। उन सबसे जो पीड़ा को पसंद नहीं करते और जो स्थायी खुशहाली की कामना करते हैं। मेरी यही हार्दिक अपील है। धन्यवाद। वन एंड ओनली ऑडियो बुक्स।